हे गाइस, आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीटेट, नॉट ओनली सीटेट, यूपी टेट, रीट, डीटी प्लस बी, केवीएस, कोई भी टीचिंग एग्जाम है, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज करवाने जा रही हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए टीचर, आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यू विल फाइंड 2 क्वेश्चन इन एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज अबाउट आरटीई। आरटीई होता है राइट टू एजुकेशन। आरटीई एक होता है आरटीआई, डोंट बी कंफ्यूज। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई अलग चीज है, आरटीई अलग चीज है, ठीक है। इट्स राइट टू एजुकेशन। अब क्या है राइट टू एजुकेशन? मैंने एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड किया है। फास्ट करवाने के लिए मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया, फास्ट समझते जाओ। आरटी मीन्स होता है राइट टू एजुकेशन। राइट मीन्स होता है अधिकार, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। इसका हिंदी में नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट। इसका बहुत बार एग्जाम में गाइस यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ आरटीई। तो कई बार लिखा होता है राइट टू एजुकेशन और बच्चे टिक कराएंगे राइट टू एजुकेशन, लेकिन जो इसका ऑफिशियल नेम है, जो कंप्लीट नेम है, दैट इज नॉट ओनली राइट टू एजुकेशन। सिर्फ राइट टू एजुकेशन नहीं, इसका जो ऑफिशियल और कंप्लीट नेम है, इट्स राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ध्यान से देखो, यहां पर 2 वर्ड हैं, फ्री एंड कंपल्सरी, इनको समझ लीजिए। फ्री का मतलब होता है निःशुल्क। फ्री का मतलब क्या होता है? निःशुल्क। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। मीन्स इसका मतलब क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से आप क्या समझे कि आरटी एक्ट कहता है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, बताऊंगी एक्ट कैसे कैसे निकला, बट पहले समझ लो ये एक्ट क्या है। आरटी एक्ट कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहिए। मतलब फ्री मतलब निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, मतलब उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो 1ली से 8वीं तक पढ़ते हैं, भाई गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर एप्लीकेबल है, प्राइवेट्स के लिए नहीं है कि 1st to 8 प्राइवेट में फ्री नहीं पढ़ते। प्राइवेट में कुछ कोटा होता है, बाद में बात करेंगे उसका, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। अभी हाँ इतना समझो कि 6 से जो 1ली से 8वीं तक के बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। मतलब उनसे कोई 1 रुपए की फीस भी नहीं ली जाएगी, ना वो ड्रेस की, ना वो वर्दी की, ना किसी भी चीज की कोई फीस नहीं ली जाएगी। और अनिवार्य का मतलब यह है कि उनके लिए कंपल्सरी है। कहने का मतलब कोई बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता तो भी उसको पढ़ना पड़ेगा। कोई पेरेंट्स सपोज बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता, ऐसा हो ही नहीं सकता, खैर कोई पेरेंट्स ना भेजे, लेकिन फिर भी यदि कोई पेरेंट्स भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहेगा तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। बट ऐसा होगा ही नहीं कि पेरेंट्स जेल में चक्की पीसे बच्चे को स्कूल ना भेजने की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बट जनरल सी बहुत बात है कि सपोज मैं पेरेंट्स हूं और मेरा बच्चा और मैं कहूं तुझे स्कूल नहीं जाना, तो उस पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इट मीन्स फ्री एंड कंपल्सरी। तो ये 2 वर्ड यहाँ पर याद रखना, बहुत बार एग्जाम में ऑप्शंस में मिलेंगे। राइट टू एजुकेशन में फ्री और कंपल्सरी वर्ड जरूर होगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब चलते हैं ये है क्या और ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था 2002 में, ठीक है। सबसे पहले 2002 में संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ था। यू नो कुछ भी एक्ट होता है, कुछ भी पारित होता है तो भाई वो संविधान के अकॉर्डिंग होता है। तो संविधान में एक एक्ट पारित हुआ था, संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसका नाम था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के तहत ये बात की गई थी कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और ये संविधान का कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 21A। संविधान का कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 21A और भाग कौन सा था? 3। ध्यान से समझते जाए, बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आएंगे, लास्ट में सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी अब तक आए हुए। तो 2002 को 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A और 3 में ये बात की गई कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया देना चाहिए। मतलब शिक्षा कैसा अधिकार होनी चाहिए? फंडामेंटल राइट। शिक्षा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। ये बात संविधान के इस संशोधन में कही गई। लेकिन आपको पता है कोई भी बात कहने मात्र से वो बात लागू नहीं होती जब तक वो संसद में नहीं आती, जब तक वो बिल नहीं पास होता, जब तक वो कानून नहीं बन पाता। तो संसद में ये जो बात आई, ये कब आई? 2009 में। डेट थी 4 अगस्त। 4 अगस्त 2009 को संसद में इस बिल को पेश किया गया। इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया आरटी एक्ट 2009, जो कि 9 में संसद में आया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आरटी एक्ट 2009। अब पूरे भारत में ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ध्यान से आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं।
पहली बार 2002 में 86वें संविधान संशोधन में बात कही गई कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। फिर 2009 में इस बिल को संसद में पेश किया गया। 1 अप्रैल स्कूल 1 अप्रैल से खुलते हैं तो रटने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में आरटीई लागू हो गया। मतलब पूरे भारत में लागू हो गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको फ्री और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यदि कोई बच्चा किसी स्कूल में जाता है, मान लो मेरे पास कोई एज सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी एज मान ले 12 वर्ष है, मैंने कह दिया 12 वर्ष है, तो स्कूल वाला कंपेल है मुझे एडमिशन देगा, ना कि वो ये कहेगा कि तेरे माँ बाप का इंटरव्यू लूंगा, सर्टिफिकेट लूंगा। मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस मुझे उस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है ना। मान लो मैंने पढ़ाई करने का मूड नहीं है मेरा, मैं कभी पढ़ी ही नहीं, घर पे बैठी हूँ, लेकिन मैं 10 साल की हो गई और स्कूल में चली गई, तो कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि तेरा पहली दूसरी का सर्टिफिकेट ले गया, सीधा मेरे को 10 साल के अकॉर्डिंग क्लास में एडमिशन दे दिया जाएगा। अब भाई इससे पहले जब आरटी एक्ट भारत में आया तो इससे पहले ऑलरेडी 134 देश इस एक्ट को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो भारत बना था 135वां देश। अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज आरटी? आरटीई का फुल फॉर्म पूछेंगे। आरटीई का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन। ऑफिशियल नाम पूछे तो राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये ऑफिशियल नाम है, कई बार पूछा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार आरटी एक्ट का प्रस्ताव, मतलब पहली बार कब संविधान संशोधन किया गया था? 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां। संविधान के किस आर्टिकल में है? 21A। क्वेश्चन आ जाए संविधान के किस आर्टिकल में आरटीई को मौलिक अधिकार बना दिया गया? मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, साथ साथ यही आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो किस अधिकार में? 21A। आरटीई को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? 135वां देश। भारत से पहले कितने देश आरटीई को अपना चुके हैं? 134 देश। आरटी एक्ट संसद में कब आया? 4 अगस्त 2009 को। आरटी एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। और भारत का एक स्टेट था यूनोवेल, अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी नाउ, जम्मू एंड कश्मीर। तो यू जस्ट रिमेंबर उस टाइम जम्मू और कश्मीर ने आरटी एक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो क्वेश्चन आ जाए जब आरटी एक्ट लागू हुआ तो कौन सा इंडिया का ऐसा स्टेट था जिसने इस एक्ट को नहीं एक्सेप्ट किया था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। नाउ द जम्मू कश्मीर इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यू ऑल नो वेल। और ये क्वेश्चन भी जीके के लिए याद रखते चले जाना। यूनियन टेरिटरी बच्चों को लगता है 9 है, 9 नहीं है। यूनियन टेरिटरी 8 है, क्योंकि जो दमन एंड दीव वगैरह थी उनको मर्ज कर दिया गया है। तो पहले यूनियन टेरिटरी 9 हुई थी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना, लेकिन प्रेजेंटली यूनियन टेरिटरी 8 ही है, ध्यान रखना 8 है। ये जीके का था। नाउ कम टू आरटी। तो क्लियर हुआ भाई। अब आरटी में क्या कहा गया? आरटी में मतलब मेन क्या क्या शर्तें रखी गई? देखो कॉमन सी बात हर कोई बच्चा कर लेगा, नो नीड टू एक्सप्लेन, कि जो स्कूल होगा आरटी एक्ट के तहत, भाई स्कूल कैसा होगा? स्कूल में सभी फैसिलिटीज होनी चाहिए, मतलब पानी प्रॉपर होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए। तो आपको पता ना बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे चेंजेस आए थे फटाफट 2010 के बाद, कि प्राइवेट स्कूल्स वाले कहते थे ना हमें मान्यता नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे स्कूल में ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये आरटी एक्ट के तहत ही आई थी कि ये फैसिलिटी हो, ये फैसिलिटी हो, ये फैसिलिटीज हो, सभी फैसिलिटीज होंगी तभी वो स्कूल रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा। तो नो नीड टू आई थिंक एक्सप्लेन दीज थिंग्स, यू ऑल नो वेरी वेल कि जो ऑप्शन आएगा भाई आरटी में स्कूल में क्या नहीं होना चाहिए, तो लाइब्रेरी होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड क्या होगा? स्कूल बच्चों के ऊपर किसी भी टाइप का कोई पनिशमेंट, सीटेट में पनिशमेंट तो होगा ही नहीं। आरटी एक्ट कहता है कि आप स्टूडेंट्स को पनिश नहीं कर सकते, इवन आप मोरल भी पनिश नहीं कर सकते, ओरल, सॉरी मोरल नहीं ओरल, मतलब जैसे हम कहते हैं ना बेटेगा तू, मतलब कुछ गाली वाली दे दे या कुछ ऐसा, बीइंग ए टीचर नहीं करना चाहिए, बट ऐसे हो जाता है। तो आप मुंह से भी बच्चे को ये नहीं कह सकते तू बदतमीज है, तू बकवास है, ये भी आपने बोल दिया ना और बच्चे ने पुलिस में जाकर शिकायत कर दी तो आपको जेल हो जाएगी। तो बीइंग ए टीचर ध्यान रखना, मुर्गा बनने का जमाना चला गया, अब कोई मुर्गा नहीं बना सकते आप किसी को, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप कर लोगे। मेन पॉइंट्स पे आते हैं। आरटी एक्ट में एक बनाया गया है एसएमसी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, व्हाट द मीन ऑफ एसएमसी? एसएमसी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब क्वेश्चन आया था जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो हम सोचेंगे यार स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है तो उसका अध्यक्ष तो प्रिंसिपल होना चाहिए या टीचर होना चाहिए, बट ये बच्चों के हित के लिए बनाई गई है। तो एसएमसी का जो अध्यक्ष है वो अभिभावक को माना गया। अभिभावक मीन्स पेरेंट्स, गाइडर, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो एसएमसी का अध्यक्ष आपसे पूछे तो अभिभावक को एसएमसी का अध्यक्ष जो है माना गया है। अब यू नो वेल आरटी एक्ट के अध्यक्ष दौरान कोई भी टीचर जो है ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकते। आपको पता ना पहले टीचर्स बहुत सारा ट्यूशंस पढ़ाते थे,
लेकिन अब 2010 के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकते। एक्ट 28 धारा 28 के तहत ट्यूशन पढ़ाना निषेध है। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई अब कुछ प्राइवेट स्कूल भी आपने देखा होगा ना, प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ परसेंटेज कह दिया गया कि इन बच्चों के लिए दिया जाना चाहिए। तो कितना परसेंट है? 25%। 25% यू नो वेल, यदि क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 25 बच्चे EWS के होंगे। EWS का मतलब क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सर्विस, मतलब इकोनॉमिकल जो व्हीकल सर्विस है, जो इकोनॉमिकल वीकर मतलब कमजोर, जो आर्थिक रूप से निम्न रूप से कमजोर लेवल के हैं, जिनकी जो सालाना मतलब इनकम होती है जब यदि वो बहुत कम होती है तो उनका 25% है। अब आपको पता है ना, स्कूल्स में फॉर्म भरवाए जाते हैं 134A। ये कौन से फॉर्म्स के तहत एडमिशन होता है? जो 134A के जो फॉर्म्स अप्लाई किए जाते हैं, ये नहीं 25% सीटों के लिए। इसके ऊपर वो फिल्म भी तो बनी थी हिंदी मीडियम, उसमें भी तो कुछ ऐसा ही था ना कि अपने आप को इकोनॉमिकल वीकर दिखाने के लिए इरफान खान उसकी बीवी अलग चले गए थे। तो वो मूवी परफेक्ट एग्जांपल है इसी RTE एक्ट का, जो कि इकोनॉमिकल वीकर हिंदी मीडियम फिल्म जो आई थी। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ 25% बच्चे जो कमजोर वर्ग के हैं, जो जिनके इकोनॉमिक नहीं है लेवल अच्छा, उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो 100% बच्चों के लिए है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में से कितने परसेंट बच्चों के लिए है भाई? ये 25% बच्चों के लिए ये चीजें जो है रिजर्व की गई हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, स्टार लगा के याद कर लो। लास्ट टाइम सीटेट में भी आया था 2018 और 19 में, कि जो RTE एक्ट है हम रट लेते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। लेकिन यदि क्वेश्चन आया था पेपर में सीटेट में कि यदि बच्चा डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड मतलब उसमें कोई भी प्रकार की कोई भी कमी है, यू नो दैट इज डिसेबल्ड। यदि बच्चा डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए जो RTE एक्ट है उसकी एज 6 से 14 ना रह के 6 से 18 हो जाएगी। तो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए RTE की जो एज है वो 6 से 14 ना होकर 6 से 18 है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, यू जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा स्टूडेंट टीचर रेशो पूछ लेते हैं कि टीचर और एक स्टूडेंट का क्या रेशो होना चाहिए। क्या रेशो का मतलब कितने स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर होना चाहिए। तो जब बात आती है पीआरटी यू नो प्राइमरी लेवल की 1 to 5 लेवल की, तो 1 to 5 लेवल में ये रेशो होता है 30:1, मतलब 30 विद्यार्थियों की कक्षा के लिए एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल के अंदर। ऐसा है कहाँ? 80 बच्चों की क्लास में भी एक टीचर नहीं मिलता। कई बार स्कूल्स में यू नो टीचर्स की कितनी सारी कमी है, तो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स नहीं होती है। तो बट आपको तो क्वेश्चन याद रखने से मतलब RTE क्या कहती है कि 30 बच्चों की कक्षा के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। तो ठीक है ना, ये पीआरटी लेवल पे। अपर प्राइमरी पे जाते हो मतलब TGT पे जाते हो, 6 to 8 क्लास पे आप जाते हो, उच्च प्राथमिक स्तर, कुछ भी लिखा हो सकता है, अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक स्तर। तो 6 to 8 पे जब आप जाते हो तो 30 पे 35 हो जाती है ये, मतलब 35 और 40 के एवरेज है। वैसे तो परफेक्ट 35 ही है, बट एक बार पेपर आया था पता नहीं कौन सा, उसमें 35 ऑप्शन में नहीं था, 40:1 था, और 35 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था, और नन ऑफ दीज भी नहीं था। तो ऐसे में आप 40:1 कर सकते हो, लेकिन सही आंसर है 35, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए 200 जो बच्चे हैं, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था 200 बच्चों पे कितना टीचर होना चाहिए, तो एवरेज लगा लो, एक मतलब 40 बच्चों पे एक टीचर चाहिए, तो 200 बच्चों पे कितना टीचर चाहिए भाई, 5 टीचर चाहिए। मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो कहते इतने बच्चों पे कितना चाहिए, तो आपको एक का रेशो पता है ना, वो पूछे पहली से 5वीं 300 बच्चों पे कितना होना चाहिए, तो आपको एक का रेशो पता है भी, एक पे 30 होना चाहिए, तो 300 पे कितना होना चाहिए, 30 से उस चीज को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कितने घंटे जो है काम करेगा एक टीचर है, मतलब कितने घंटे जो है कार्य, मतलब क्या है, कितने घंटे स्कूल लगना चाहिए और कितने वर्किंग डेज जो है बनने चाहिए। तो पीआरटी की यदि हम बात करें 1 to 5 की बात करें, तो भाई 800 घंटे आपका स्कूल लगना चाहिए, 800 घंटे, और कार्य दिवस होने चाहिए कितने, 200, मतलब 365 दिन होते हैं। आपको पता 365 में 2 महीने की छुट्टियां काट दो, 60 दिन वो काट दो, फिर इतनी सारी गस्टेड हॉलीडेज आती हैं, सब कुछ काट दो, कम से कम मतलब जो है आपका 200 दिन, मतलब 200 दिन आपने स्कूल में बच्चे को जरूर पढ़ाया होना चाहिए, बच्चा आपसे 200 दिन जरूर पढ़ा होना चाहिए, और 800 घंटे आपसे पढ़ा होना चाहिए। पहली से 5वीं तक की बात करें तो हम जब 6 to 8 की हम बात करें
तो 1000 घंटे होना चाहिए और 220 दिन होना चाहिए, ठीक है, 1000 घंटे और 220 दिन, ये ध्यान रखना है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आरटी कहती है कि जो स्कूल्स होते हैं ना भाई, मान लो ये स्कूल है तो ये घर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्कूल है ना घर से, जैसे ये मान ले मेरा घर है तो घर से बहुत दूर स्कूल नहीं होना चाहिए। यदि पीआरटी की बात करें, पीआरटी मतलब 1 to 5 की बात करें तो ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब सपोज ये मेरा घर है, ठीक है, अब मेरे घर से जो मेरा स्कूल है ना भाई, यदि मैं पहली से 5वीं में पढ़ती हूँ ना तो 1 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए, 1 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि मैं 6 to 8 में पढ़ती हूँ, 6 to 8 में यदि आप पढ़ते हो तो आपका स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। एक सेकंड, यदि आप 6 to 8 में पढ़ते हैं तो आपका स्कूल कितना होना चाहिए भाई, 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ठीक है। मतलब ध्यान रखना 6 to 8 वालों का डिस्टेंस पूछा जाए तो 3 किलोमीटर, और 1 to 5 वालों का डिस्टेंस पूछा जाए तो 1 किलोमीटर के अंदर आपका स्कूल जरूर होना चाहिए। अब इससे दूर मान लो स्कूल है तो क्या करेगा स्कूल, व्हीकल की व्यवस्था करो, छात्रावास क्या बोलते हैं, हॉस्टल होना चाहिए, छात्रावास होना चाहिए, मतलब इनसे दूर स्कूल नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आया था पेपर में सीटेट में कि ये घर से 1 किलोमीटर दूर स्कूल होना, 3 किलोमीटर दूर स्कूल होना, ये प्रणाली क्या कहलाती है, ये प्रणाली क्या कहलाती है? तो ये प्रणाली क्या कहलाती है, ये प्रणाली कहलाती है नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड बोलते हैं ना, पड़ोसी, मतलब तो जो स्कूल का घर के पास होना, घर का स्कूल के पास होना, तो ये जो प्रणाली है ये क्या कहलाती है, नेबरहुड प्रणाली जो है कहलाती है। तो आई थिंक आरटी से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। देखो बाकी बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने आपको नहीं बताया कि स्कूल में छात्रावास होनी चाहिए, पेयजल होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, टीचिंग एड्स होना चाहिए, एवरीबडी नोज, तो ये तो होना ही चाहिए, अदरवाइज स्कूल क्या रन करेगा, ठीक है। किसी भी बच्चे को आप सर्टिफिकेट के आधार पे, पेरेंट्स अनपढ़ हैं, किसी भी आधार पे आप रोक नहीं सकते। लेट फर्स्ट रिपीट कर लेते हैं हम। आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसका मतलब है राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आरटी एक्ट में जो बच्चे हैं वो क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन आएगा पीआरटी बच्चे कितनी दूर जाते हैं, 1 किलोमीटर, टीजीटी बच्चे कितनी दूर हैं, इतनी दूर, उनके लिए घंटे कितने निश्चित होने चाहिए, उसके लिए कितने घंटे निश्चित होने चाहिए, संविधान में कब लागू हुआ, कौन सा संशोधन हुआ, भारत कौन सा देश बना, मतलब इसी टाइप से जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक शिक्षक के लिए सप्ताह में कितने घंटे, ये भी क्वेश्चन था भाई, ध्यान रखना। एक शिक्षक है वीक में कम से कम भी 45 घंटे जरूर पढ़ाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक शिक्षक है वो 45 घंटे जरूर पढ़ाएगा। तो शिक्षक के लिए जो पढ़ाने के घंटे हैं एक वीक के अंदर, आपको पता है ना, एक दिन में 6 घंटे के आसपास है, तो 7 6 42, ठीक है ना, 7 घंटे स्कूल लगता है, कोई स्कूल 8 घंटे लग जाता है, तो एवरेज है 45 घंटे एक अध्यापक जरूर पढ़ाएगा एक वीक के अंदर। तो मीन्स ये सब मेजर पॉइंट्स है, और ट्यूशंस नहीं करना चाहिए एक्ट 28 के तहत। तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रखना। स्पोर्ट्स का मैदान होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, और डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट आरटी एक्ट। इससे महत्वपूर्ण, मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे सीटेट में आरटी एक्ट के। एंड गाइज लास्ट जस्ट आई वांट टू से वन थिंग, यू गाइज आर रियल माई मोटिवेशन। मैं एक हूं, आप ही हैं जिन्होंने मिलकर ये चैनल बनाया है। तो बच्चे यदि आप सच में मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सीरियसली स्पीकिंग आप शेयर करते हैं, वीडियो आगे बढ़ती है, तो मेरा मन करता नई वीडियोस बनाने के लिए। स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स पैकेज चाहिए, तो आप मुझे फोन कर सकते हो। माई नंबर इज 7015467794। सभी एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल है, लेकिन चैनल को शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप कमेंट करोगे, मुझे सीरियसली नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए न्यू वीडियोस जरूर लेके आती रहूंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। गाइज आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी के लिए। लेकिन अभी जाइए मत जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी नहीं है,
ये जो टॉपिक है ये सीडीपी वालों के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है और एसएसटी पेडागोजी में भी इंपॉर्टेंस रखता है और हिंदी पेडागोजी में। मीन्स कहने का जो मैं टॉपिक आपके आगे डिस्कस कर रही हूँ इसको मैं बाइलिंगुअल डिस्कस करूंगी। है तो ये स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी का टॉपिक, बट ये सीडीपी में भी आता है, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आता है, ये हिंदी में भी आता है, ये एसएसटी में भी आता है, तो ये सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से देखिए। यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट फॉर एग्जाम। हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हम यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं, माई चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम्स। यदि आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में अच्छी लगे तो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, लाइक शेयर आपको अच्छी लगे तो करना, अदरवाइज नहीं। सो लेट गेट स्टार्टेड। द टॉपिक इज ब्लूम टैक्सोनॉमी। आपने बहुत सुना होगा ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम का वर्गीकरण, है ना, बोलते हैं ना ब्लूम टैक्सोनॉमी, बीएड जेबीटी, पता नहीं कब कब कहाँ ये पढ़ा है और आज तक ये कंफ्यूज, मतलब आज तक ये क्लियर नहीं हुआ बच्चों को और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कल काफी बच्चों ने बोला ये टॉपिक करने को, इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। अब व्हाट इज द मीन ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी होता क्या है, मतलब व्हाट द मीन ऑफ दैट टैक्सोनॉमी, मतलब क्या होता है टैक्सोनॉमी, क्या होता है ब्लूम? तो ब्लूम तो भाई सबसे पहले समझिए, ब्लूम अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था, मतलब बेंजामिन ब्लूम इसका जो रियल नेम है, दैट इज बेंजामिन BENJAMIN, बेंजामिन ब्लूम है, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड, जो टैक्सोनॉमी है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना, किसी भी चीज को एनालाइज करना, उतारना, वर्गीकरण करना, क्लासिफाई करना, लिव डेट, ठीक है। तो ब्लूम ने एक वो दी थी, टैक्सोनॉमी दिया था भाई, मतलब कहने का मतलब एक टेबल दी थी, एक कुछ भी लगा लो, एक टेबल, एक क्लासिफाई किया था। अब क्वेश्चन आता किसको क्लासिफाई किया था, तो इसने एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। किसके को क्लासिफाई किया था भाई इसने? एजुकेशन के, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को। मीन्स हम किसी भी चीज को कैसे सीखते हैं, किसी भी चीज को कैसे लर्न करते हैं, क्या एजुकेशन होती है। तो एजुकेशन के इसने ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, मतलब उद्देश्य दिए थे। और उद्देश्य मतलब समझते हो ना, ऑब्जेक्टिव कोई भी चीज है, आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो। अब मैं यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, मेरा ऑब्जेक्टिव है ना इसके पीछे कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जाने यार हाँ कोई निशा मैम है वो पढ़ाती है, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरी शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे। और ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप लोग पूरा कर सकते हैं वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके। चलो लीव दिस। तो मीन्स हमारा एक लाइफ में ऑब्जेक्टिव होता है, तो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल के थ्रू ऑब्जेक्टिव है कि हर उस बच्चे को एजुकेशन मिल सके जो घर में बैठा है, कोचिंग नहीं जा सकता, लाइक जो भी है। तो आप कुछ भी है, लेसन पढ़ रहे हो, आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव है सीटेट पास हो जाएगा, मैं DEET+2 में टीचर लग जाऊंगी। आप अच्छा खाना बनाना सीख रहे हो कि मैं तो कुकिंग करना है, मतलब लाइफ में हर इंसान का कुछ ना कुछ करने का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। तो ब्लूम ने भी कहा कि एजुकेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है, लर्निंग को भी सीखने के डोमेन्स होते हैं। तो इसने जो है 3 ऑब्जेक्टिव दिए थे। कितने ऑब्जेक्टिव दिए थे? 3। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो यही याद रखना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में कितनी डोमेन्स है। उन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कहेंगे? डोमेन्स, आयाम, ऑब्जेक्टिव, कुछ भी कह दो। और इनफैक्ट क्या है? 3 है। फर्स्ट इज कॉग्निटिव, सेकंड इज अफर्मेटिव। मैंने ना पहले ही लिख के गलती कर दी, मैंने इसलिए लिख दिया कि मुझे पूरा याद है, लेकिन मैं वैसे बिना लिखे पढ़ाती तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती, क्योंकि काफी लंबा सा कॉन्सेप्ट था। तो मैंने फटाफट करवाने के चक्कर में शॉर्ट टर्म्स लिख दी। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो फर्स्ट है कॉग्निटिव, सेकंड है अफर्मेटिव और थर्ड है साइकोमोटर। थर्ड क्या है? साइकोमोटर। ऑब्जेक्टिव को, कॉग्निटिव को हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक, अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं भावात्मक आयाम और साइकोमोटर को हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक आयाम। सबसे पहले तो इन्हीं को समझो। पहला क्वेश्चन सीधा बेंजामिन जो ब्लूम थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। द नेम ऑफ बुक कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिटन बाय BS ब्लूम, ठीक है। अब इन्होंने ये बुक लिखी थी 1956 में और इसमें इन्होंने एजुकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव दिए थे, डोमेन्स दिए थे। कितने डोमेन्स दिए थे? 3। सच बताऊं तो इन्होंने सबसे पहले एक ही डोमेन दिया था, डेट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यदि रियल रूप से देखा जाए ना तो ब्लूम ने एक ही डोमेन दिया था, कॉग्निटिव। जो अफर्मेटिव और साइकोमोटर हैं वो तो इनके साथ मिलके, जैसे मासीहा था, वो था, क्या नाम था इसका, कार्थ होल था, डेविड था,
इन सब ने मिलके फिर बाद में अफर्मेटिव और साइकोमोटर पे काम किया था। मींस कॉग्निटिव पे काम करने वाले सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन ब्लूम थे। तो इसलिए हमारे एग्जाम्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बट हम तीनों करेंगे। बट नाउ द फोकस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने दिया था 1956 में। कब दिया था? 1956 में। अफर्मेटिव डेवलपमेंट दिया था 1964। अफर्मेटिव डेवलपमेंट दिया था 1964 और साइकोमोटर डेवलपमेंट इन्होंने 1989 में। मींस ये रिवाइज हुए थे और इन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने और हेल्प की थी। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, जो आपके शिक्षण से रिलेटेड है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड है, तो डेट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अफर्मेटिव है जो वैल्यूज भावनाओं से रिलेटेड है, वो अफर्मेटिव डेवलपमेंट है। और साइकोमोटर, साइको मीन्स होता है माइंड और मोटर मीन्स होता है एक्टिविटीज, तो जो आपके माइंड और एक्टिविटीज दोनों से रिलेटेड है डेट इज साइकोमोटर। मीन्स सीधा सीधा क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हो गया, जो आपकी नोइंग है, जो आपकी लाइकिंग है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, डेट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपके इमोशंस है, डेट इज जो आपकी थिंकिंग, डेट इज कॉल्ड अफेक्टिव। और जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, डेट इज कॉल्ड साइकोमोटर। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है तीनों के तीनों। अब सबसे पहले हम फर्स्ट को पढ़ते हैं और फर्स्ट से आप लिख के ले लो, सीटेट में, DSSB में, KVS में, जितने भी टीचिंग एग्जाम है कंफर्म है यहां से क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से सुनना, ब्लूम ने टेक्सोनोमी को दे दिया। ठीक है, अब ब्लूम ने इस टेक्सोनोमी को दे दिया तो इसको रिवाइज किया गया। रिवाइज करने का मतलब समझते हो, जैसे किताबें रिवाइज होती है, जैसे हम कोई बुक लिख देते हैं, हम उसका दूसरा पार्ट निकालते हैं, हम कहते हैं ना रिवाइज्ड एडिशन। रिवाइज्ड एडिशन का मतलब क्या होता है, पहले एडिशन में कुछ कमियां रह गई तो उसको मैंने एड ऑन कर दिया, कमियां नहीं रही, मैंने कुछ और ऐड करना है तो मैं रिवाइज्ड एडिशन निकाल दूंगी। ठीक है, व्हाट्स कॉल्ड द रिवाइज्ड एडिशन। तो ब्लूम टेक्सोनोमी को रिवाइज किया गया। ब्लूम टेक्सोनोमी पहली बार कब दी गई? 1956 में। मतलब ये अपने आप में क्या है, एग्जाम के क्वेश्चन है। इसको रिवाइज किया गया 2001 में। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ब्लूम टेक्सोनोमी का रिवाइज किया गया कब? 2001 में। और रिवाइज कौन करने वाले कौन थे? एंडरसन और डेविड कार्थोल। डेविड कार्थोल और लोरेन एंडरसन और डेविड कार्थोल, इन्होंने क्या किया था, इस ब्लूम टेक्सोनोमी को रिवाइज किया। यहां जो आप कंफ्यूज होते हो ना लाइफ में, कभी नहीं होगे, बस ध्यान से सुनते जाना। अब एंडरसन और डेविड कार्थोल ने इसको रिवाइज किया 2001 में। रिवाइज करके क्या किया, ध्यान से समझना। सबसे पहले ब्लूम ने ये दिया, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, तो ब्लूम ने उसके 6 स्टेप बताए। ठीक है, यही है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। ब्लूम ने कितने स्टेप बताए भाई? 6 स्टेप बताए। अब जब रिवाइज होगी ब्लूम टेक्सोनोमी तो भी उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एज ए चीज 6 स्टेप थे। लेकिन क्या हुआ, रिवाइज होने के बाद थोड़े थोड़े नामों में परिवर्तन आ गया। यही चीज हमें कंफ्यूज करती है। बच्चे कहते हैं मैम किसी बुक में तो कोई नाम लिखे मिलते हैं, किसी में कोई, जिसमें पुराने हैं आपको ये नाम मिलेंगे, जिसमें रिवाइज्ड हैं आपको ये नाम मिलेंगे। लेकिन मैं दोनों को साथ मिला के समझाऊंगी। अब ध्यान से देखना, ब्लूम ने इसको ऐसे चलाया था, मीन्स इजी टू डिफिकल्ट, ये लिखी ऐसे है, ध्यान समझना। ब्लूम ने इसको ऐसे चलाया था, मतलब नीचे से शुरू करके, जैसे उसने दिया था ना अब्राहम मैस्लो ने, जो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है, तो उसको भी तो अब्राहम मैस्लो ने ऐसे ही चलाया था ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5। तो इसने भी उद्देश्यों को ऐसे ही चलाया है, मतलब नीचे से शुरू करके ऊपर है। ठीक है, तो हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई, ऊपर से नहीं। मतलब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है और ये नंबर क्या है? 6 है। इजी टू डिफिकल्ट इसने चलाया था। तो सबसे पहला था नॉलेज, ध्यान से समझना। सबसे पहला जो स्टेप था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, डेट इज नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। सेकंड है कॉम्प्रीहेंशन, डिटेल से समझाऊंगी, डेट मीन बोध। थर्ड है एप्लीकेशन, डेट मीन्स प्रयोग। फोर्थ है एनालिसिस, डेट मीन्स विश्लेषण। फिफ्थ है सिंथेसिस, डेट इज संश्लेषण। सिक्स्थ है इवेल्युएशन, डेट इज मूल्यांकन। मीन्स क्या हो गया हिंदी में? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इंग्लिश में क्या हो गया? नॉलेज लिखा ऐसे है, क्योंकि ब्लूम ने ऐसे लिखा है तो भाई हम ब्लूम को थोड़ी ना काटा मारेंगे, बट पढ़ेंगे अपने तरीके से। नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये इंग्लिश में स्टेप हो गए। ये स्टेप के नाम किसने लिखे? ब्लूम ने। ध्यान से समझना। अब आपको कुछ बुक में ये वर्ड लिखे मिलते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब इसको रिवाइज कर दिया मतलब इसका दूसरा एडिशन निकाल दिया, तो भाई क्या करा,
अब मैं कुछ भी नया लिख रही हूं तो भाई कुछ ना कुछ इधर उधर का इधर उधर माल तो करूंगी ना। तो इन्होंने क्या किया, इनके नाम बदल दिए। ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, शब्द बदले हैं, मीनिंग वही है। देखो नॉलेज को लिख दिया रिमेंबर, ठीक है, नॉलेज को क्या लिख दिया, रिमेंबर। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, तो कॉम्प्रीहेंस की जगह वर्ड लिख दिया अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन की जगह वर्ड लिख दिया सेम, अप्लाई, एक ही तो बात है। एनालिसिस की जगह एनालिसिस ही रहने दिया। सिंथेसिस की जगह इवैल्यूएशन लिख दिया, और इवैल्यूएशन की जगह क्रिएटिंग। कहने का मतलब जो ये लास्ट था ना, लास्ट, इसको यहां ले आए बस, इवैल्यूएशन को। मीन्स क्या किया, पहले ये नाम थे आपको, है ना, पेपर में मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि आजकल सीटेट पेपर बड़ा स्मार्ट हो गया है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी में। पहले ये वाले ऑप्शन आते थे, आजकल आपको ये ऑप्शन भी मिल सकते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। हिंदी देखेंगे ना तो दोनों की सेम है, बस इंग्लिश वर्ड आपको अलग लिखा पाए तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए इसको इतना शिद्दत से बता रही हूँ। नॉलेज को लिख दिया रिमेंबर, कॉम्प्रीहेंशन को लिख दिया कुछ भी नहीं, कॉम्प्रीहेंशन होता ही अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या फर्क पड़ गया, अंडरस्टैंडिंग लिख दिया। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही रहा, एनालाइज एनालिसिस ही रहा, सिंथेसिस इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन को इसने मतलब इवैल्यूएशन की जगह इसने लास्ट में अपना स्टेप बना दिया क्रिएटिंग, ठीक है। तो या तो आपको पेपर में इसका सीक्वेंस पूछा जाएगा या पेपर में इसका सीक्वेंस पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, तो नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, कोई भी 4 लिखे हो सकते हैं। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, वैल्यू और क्रिएटिंग, कोई भी 4 लिखे हो सकते हैं, डजंट मैटर। अब इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, भाई क्या कॉम्प्रीहेंशन होता है, क्या कुछ होता है। तो सबसे पहला वर्ड है नॉलेज। अब नॉलेज का क्या मतलब होता है, ज्ञान। मीन्स ये क्या कहता है कि कोई भी चीज है, कोई भी लर्निंग है, किसी भी चीज को आप समझोगे तो सबसे पहले आप में क्या होना चाहिए भाई, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब आपको चीजों को समझना चाहिए, आपको चीजों को पता होना चाहिए। अब इस जो नॉलेज है ना, अब इसमें देखो नया वर्ड क्या है, रिमेंबर। नया वर्ड क्या है, रिमेंबर। इसी वर्ड से आपको सब कुछ याद हो गया। मीन्स पहले नॉलेज बोल देते थे, अब रिमेंबर। तो रिमेंबरिंग में क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका कंटेंट है ना, बस उस कंटेंट को, उस आइडियाज को, उस फैक्ट्स को सिर्फ याद करना है। मीन्स इसमें मैं शॉर्टकट बता रही हूँ आपको, पेपर में स्टेटमेंट आएगी और ये पूछेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस लेवल पे है, मतलब किस स्तर पे है, तो ऑप्शन में आपको ये लिखे मिलेंगे वर्ड और आप हो जाओगे कंफ्यूज। आपको कंफ्यूज नहीं होना, कुछ शॉर्टकट कीवर्ड ले लेते हैं हम। जैसे आपको पता कहीं भी आया ना कि एक बच्चा है, ब्लूम का बच्चा है, वो आइडियाज के बारे में बात कर रहा है, वो चीजों को जस्ट मेमोराइज कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, फैक्ट्स को ही पढ़ रहा है, तो वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस लेवल पे आता है, तो भाई वो किस लेवल पे आता है, नॉलेज। बस उसको आइडियाज ये वो, तो उसको नॉलेज ही तो मिल रही है, बस सिर्फ नॉलेज देना फर्स्ट स्टेप है। नॉलेज देने का मतलब समझ के हो गया, जिसके अंदर किसी भी आइडियाज, किसी कंटेंट, किसी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ मेमोराइज किया जाता है, जस्ट उसको बस बताया जाता है, डेट इज कॉल्ड नॉलेज। क्वेश्चंस बताऊंगी लास्ट में। फिर है कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। अब कॉम्प्रीहेंस का मतलब क्या है, आपको मैंने कोई ज्ञान दे दिया, आपको मैंने कोई इंफॉर्मेशन दे दी, अब आप उसको क्या करोगे भाई, समझोगे। कॉम्प्रीहेंस करने का मतलब आप उसको समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। अब समझने के अंदर क्या है, अब क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा है वो चीजों को ट्रांसलेशन कर रहा है, तो वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस लेवल पे आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ट्रांसलेशन आप तभी तो करोगे जब आपने चीज को समझा होगा, जब समझा ही नहीं होगा तो हाउ कैन यू ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेशन भी इसी के अंदर आ जाएगा, किसी चीज को डिस्कस करना, किसी चीज को समराइज करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। मीन्स कहने का मतलब डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना, अर्थ निकालना, अनुवाद निकालना, समझना, ये सब किस स्टेप पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो आपको एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन लिखा मिलेगा कि एक बच्चा है वो चीजों का मीनिंग समझ रहा है, उनको अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्लास में, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के किस लेवल पे आता है। तो आपको ध्यान रखना भाई, मीनिंग कर रहा है, ये कर रहा है, इसका मतलब वो चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, कॉम्प्रीहेंस कर रहा है, समझ रहा है, तो किस लेवल पे आ गया, वो कॉम्प्रीहेंसिव लेवल पे आ गया। फिर है एप्लीकेशन। अब देखो आपने बिल्कुल सीधा सीधा है, आपने चीजों को समझ लिया, आपने चीजों को पहले जाना, समझा, याद किया, फिर उसको समझ लिया, डिस्कस कर लिया, फिर आप क्या करोगे, उसको यूज ही तो करोगे। अप्लाई का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू यूज, डेवलप द सिचुएशंस। आप सिचुएशंस को देखोगे, आप उसको यूज करोगे, मीन्स आपने जो ज्ञान लिया है आप उसको कैसे कैसे प्रयोग करोगे, डेट इज एप्लीकेशन ना। चीजों को एनालाइज करना, चीजों को डेवलप करना, चीजों को सिचुएशन, तो ये जो वर्ड्स है ना, एबिलिटी, यूज, मेक करना, डेवलप करना, बिल्ड करना, किसी भी चीज को अप्लाई कर रहे हो आप, डेवलपमेंट कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, प्रयोग करके देख रहे हो, तो ये सब कुछ किसके अंदर आ जाएंगे भाई, थर्ड स्टेप के अंदर। फोर्थ है एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इन डेप्थ, किसी भी चीज को पूरा डीप, कहते हैं ना यार तू क्या एनालाइज कर रहा है किसी बात को। एनालाइज करने का मतलब होता है विश्लेषण, उसको बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, कहते हैं ना ये एक छोटी पेन है, इसके मैंने पुर्जे पुर्जे, बच्चा समझने की कोशिश करता पुर्जे पुर्जे खिंडा देता है खिलौने के, तो वो चीज क्या होती है, एनालाइज मीन्स ब्रेक डाउन एबिलिटी। ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस
बच्चा है चीज़ों को तोड़ फोड़ कर चीज़ों को समझता, उसकी विषमताओं को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके समझता, तो वो क्या कौन सी सिचुएशन होती है, तो वो कौन सी होती है भाई, एनालिसिस होता है, ब्रेक डाउन करना चीज़ों को। फिर है सिंथेसिस। आपको पता है सिंथेसिस क्या होता है, किसी भी चीज़ को तोड़ मतलब टुकड़ों में तोड़ना, डेट इज विश्लेषण। एट द होल करना मतलब टुकड़ों में टूटे हुए पार्ट को इकट्ठा करना, वो चीज़ क्या होती है भाई, सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। इसके अंदर क्या होता है, आप इवेलुएट करते हो, चीज़ों को जज करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, क्वालिटी निकालते हो, डिबेट करते हो, एट द होल उसको समझते हो, मतलब टुकड़ों को इकट्ठा करते हो। कहने का मतलब एक निचोड़ निकालना, डेट इज कॉल्ड इवेल्युएशन या सिंथेसिस। लास्ट है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका जो हाईएस्ट लेवल होता है गाइस, वो कौन सा होता है, क्रिएट करना। मतलब क्रिएटिंग इज द हाईएस्ट लेवल अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्सोनॉमी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आए ब्लूम टैक्सोनॉमी की रिवाइज्ड एडिशन में हाईएस्ट लेवल कौन सा है कॉग्निटिव डोमेन का, तो हम कहेंगे क्रिएटिव। लेकिन ब्लूम टैक्सोनॉमी की मानक पहली वाली जो है उसके अंदर कौन सा है, इवेल्युएशन। ध्यान रखना, हाईएस्ट यहाँ पर इवेल्युएशन है, यहाँ पर क्रिएटिंग है। क्रिएटिंग मतलब जिसमें आप चीज़ों को बिल्ड करते हो, क्रिएट करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, किसी भी चीज़ को, जैसे कि किसी भी चीज़ को बार बार मॉडिफाई करते हो, तो ये सब चीज़ किस में आती है, क्रिएटिंग में। देखो अब क्वेश्चन किस किस तरीके से आपको आए। क्वेश्चन है, एक बच्चा है, एक बीमारी फैल गई, जैसे कोरोना फैल गया आजकल। अब आपको कहा गया भाई बार बार कोरोना फैला हुआ है, तो बार बार आप हाथ धोगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या किस स्टेप पे है वो, तो ध्यान से देखो, ये 6 स्टेप है ऑप्शन में, बताओ कौन सा होगा, सोचो। अब वो समझ थोड़ी ना है, क्रिएट थोड़ी ना, एनालाइज थोड़ा, अप्लाई है। बार बार हाथ धो रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये कौन सा है, अप्लाइंग है। चीजों को प्रयोग करना, डेट इज कॉल्ड अप्लाइंग है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे संरचना बनाना है, बच्चे हैं, बहुत सारे पौधे देखा है, ये देखा है, वो देखा है, आके अपनी संरचना क्रिएट कर रहे हैं, आके अपना कुछ बना रहे हैं, तो वो किस लेवल में आ गया, वो क्रिएटिंग लेवल के अंदर आ गया। अब चीजों को तोड़ फोड़ के अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो एनालिसिस लेवल पे आ गया। जब तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो एनालिसिस लेवल पे आ गया। मतलब इस तरीके से अर्थ को समझ रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अर्थ को समझ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या है, कॉग्निटिव। पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, यहीं से आता है, 100% आता है। लेकिन इसके अलावा जो अफर्मेटिव और साइकोमोटर हैं वो डीप नहीं आते, उनके जस्ट मैं आपको स्टेप बता देती हूँ। ठीक है, जो कॉग्निटिव और साइकोमोटर है, जो अफर्मेटिव और साइकोमोटर है, वो डीप नहीं आता। ठीक है, ऐसे खोल के नहीं आएगा, खोल के तो यही आएगा। उनके है ना जस्ट स्टेप है, मैं आपको स्टेप बता देती हूँ, एक सेकेंड। तो इनके जस्ट आप है ना नेम याद कर लो तो भी बहुत है बस। अफर्मेटिव भावात्मक और साइकोमोटर क्रियात्मक। कॉग्निटिव आई थिंक आप डीप समझ के हो, कॉग्निटिव से क्वेश्चन आते हैं, डीप क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अफर्मेटिव क्या होता है, भावात्मक। ये मैंने ऐसे लिख दिए, बट ये इनफैक्ट ऐसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन। सेम सी बात है। अफर्मेटिव भावनाओं से रिलेटेड होता है, इमोशंस, वैल्यूज समझने से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू रिसीव। किसी भी चीज को आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ऊपर बहुत गर्मी है, एक्चुअली एसी नीचे है घर में, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, और फैन यदि मैं चलाती हूँ तो बहुत तेज आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, और बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी, बट कोई बात नहीं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, रिसीविंग। चीजों को हम रिसीव करेंगे। कोई भी अच्छा बच्चा है, कुछ अच्छा कर रहा है, कोई टीचर अच्छा कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिसीव करेंगे। फिर रिसीव करके हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड करके उसके मूल्य को समझेंगे, फिर अपने ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर अपने व्यवहार के अंदर उसको धारण कर लेंगे, और ऐसे हमें मोरल वैल्यूज आ जाएंगी। साइकोमोटर में क्या होता है, एक्टिविटीज, जैसे मैं जो फिलहाल लिख रही हूँ, डेट इज साइकोमोटर। मेरा माइंड भी चल रहा है, मेरा हाथ भी चल रहा है, साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सब साइकोमोटर एक्टिविटीज होती हैं। तो आप इमिटेट करते हो, पहले दूसरों को देखते हो, मैनिपुलेशन करते हो, मतलब अपने मैनिपुलेट का मतलब अपने हाथों से उस चीज को एनालाइज करना, समझना। फिर प्रेसिशन, फिर आप उसको शॉर्टकट अपने माइंड में सेट करते हो कि हाँ भाई ऐसे किया, इसने ऐसे किया, डेट इज प्रेसिशन। फिर आर्टिकुलेट करना, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको ढालना, फिर नेचर बन जाता है वो हमारा। मतलब समझ रहे हो ना, ये स्टेप भी बहुत ईजी है। चीजों को रिसीव किया, रिसीव मतलब कोई अच्छा चीज है, कोई मेरे को बंदा बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने रिसीव किया, फिर मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, फिर उसके मूल्यों को अपने अंदर ले लिया, फिर ऑर्गेनाइज कर लिया, और अपने व्यवहार में आ गई मैं। ऐसे ही देखो, किसी की कोई गाड़ी चला रहा है, किसी को देखा साइकिल चला रहा है, मैंने उसको इमिटेट किया, फिर इमिटेट करने के बाद मैंने मैनिपुलेट किया, मतलब अपने तरीके से उसको उदाहरण किया, फिर
उसको प्रेसिशन मतलब संक्षेप कर लिया, हाँ भाई ऐसे ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगी। फिर आर्टिकुलेट करना अपने अकॉर्डिंग, उसको एनालाइज करके अपने अंदर ध्यान करना, फिर वो मेरा क्या बन जाता है, नेचर जो है बन जाता है। तो गाइज ये थी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो हवा बनी रहती है बच्चों में, एंड आई होप मैंने इसको बहुत इजी फॉर्म में आपको समझाया है। ब्लूम बेंजामिन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, 3 डोमेन्स दिए थे। पहला डोमेन्स खुद दिया था 1956 में, फिर उसको रिवाइज कर दिया गया। रिवाइज करने के बाद कुछ नहीं, उसके नाम बदल दिए गए। पेपर में पुराने वाले नाम ही आते हैं ज्यादातर, लेकिन पेपर वाला ज्यादा स्मार्ट बने, नए नाम दे दे तो भाई तुम उससे स्मार्ट हो, तुम्हारी मैडम उससे स्मार्ट है, तुम्हें करवा दिया, ठीक है, तो तुम नए वाले नाम कर सकते हो। फिर नए वाले नाम में आपको ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञान करना, चीजों को एनालाइज करना, कैसे करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करो, ये करो वो करो, स्टेटमेंट आपको होगी, आपको सारे स्टेप क्लियर हैं, आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। फिर इसमें आपको स्टेप्स पूछा जा सकता है, इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए, आई थिंक नाउ यू कैन इजीली गिव द आंसर। So guys, last I just want to say one thing, if you like my video, like my effort just for you guys, because seriously guys, I am one and you are huge of people, and just because you I am here, तो जस्ट मेरी छोटी सी गुजारिश है, आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें, क्योंकि मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मेरी शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, हर बच्चे तक मेरी शिक्षा पहुंचे। और ये ऑब्जेक्टिव ब्लूम की तरह भाई मेरा तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एजुकेशनल वीडियोज आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। And the last, I just want to say one thing. I am from Haryana, Panipat. If you want coaching for any competitive exam, then you can contact me. And if you want notes and study material like DTPSB, KVS, STET, CTET, UGC NET, whatever you want, you can contact me 7015467794. Have a nice day. Thank you so much. Good night. Bye bye. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड, यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। ये टॉपिक है एनसीएफ अपने आप में। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी थी ऐसे ही मतलब ओरली, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि मैम प्लीज इस टॉपिक को आरटीई और जेंडर बाइसेस की तरह बोर्ड पे ही करवाया जाए। डेट्स वाई मैं ये टॉपिक बोर्ड पे करवा रही हूँ। और आप ये मान के चले, एनसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सीटेट नहीं, यूपी टेट, आर टेट, DSSB, केवीएस, हर एक टीचिंग एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म में यू विल फाइंड दिस टॉपिक। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली इस चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको हिंदी में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ईवीएस में भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मैथ्स में भी क्वेश्चन मिलेंगे, मीन्स आपको हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। यू विल फाइंड द 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट गेट स्टार्टेड। द टॉपिक इज एनसीएफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनसीएफ है क्या। व्हाट द मीन ऑफ दिस वर्ड एनसीएफ? एनसीएफ मीन्स नेशनल, सी से मीन्स करिकुलम, एफ का मतलब फ्रेमवर्क। एनसीएफ मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म को पक्का याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक बार तो एग्जाम में सिर्फ सी को ही पूछ लिया गया था, सी को सेंटर वेंटर ऐसे करके ऑप्शन डाल देते। तो करिकुलम, एफ की फुल फॉर्म फ्रेमवर्क, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब माइंड में आता क्या है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय दस्तावेज, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। अब क्वेश्चन आता है कि क्या है ये, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसमें क्या यूनिकनेस है? अब देखो भाई, होता क्या था, आपको पता है हमारी जो एजुकेशन, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था, वो टीचर सेंटर था। जो पहला जमाना था वो टीचर सेंटर था, मतलब टीचर क्लास में आगे जो भी पढ़ा के चला गया बच्चे उसको एज इट इज मान लेते थे, और मतलब टीचर को ही सेंटर मानते थे हर एक गतिविधि का, बच्चे की कोई वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, कुछ शिक्षाविद आए डिफरेंट भाषाओं से, डिफरेंट देशों से, और उन्होंने इस कमेटी में भाग लिया और कमेटी बन जाती है एक 14 जुलाई 2004 को, और उस कमेटी के अंदर 35 मेंबर्स थे। तो पहला क्वेश्चन यू जस्ट रिमेंबर कि एनसीएफ की जो कमेटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे गाइस? 35, 35 मेंबर्स थे। इन 35 मेंबर्स ने बैठ के एक दस्तावेज तैयार किया। मतलब दस्तावेज का मतलब क्या होता है? आपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लागू कर दिए और उनको सोसाइटी की तरफ से मोहर बन गई, वो नियम बन गया, लोगों के ऊपर लागू हो गया, तो वो शिक्षा के अंदर एक परिवर्तन। आपको पता, स्वतंत्रता जब से हुई तब से लेके एजुकेशन के अंदर राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, इनसे पता नहीं कितने सारे आयोग आते रहे हैं, ठीक है। तो हर आयोग ने कुछ ना कुछ चेंजेस किया है। ये
जो एनसीएफ था इसने सबसे बड़ा चेंजेस किए थे, इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया और इसको शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको शिक्षा का नवीनतम मतलब नया, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी दस्तावेज एजुकेशन में नहीं बना है। 2019 बना है लेकिन वो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो अभी तक आपको शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज पूछा जाए तो हम कहते हैं एनसीएफ 2005, ये शिक्षा का क्या है भाई? नवीनतम दस्तावेज है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ सुधार, कुछ उद्देश्य बनाए, कुछ लॉजिक बनाए कि जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मतलब 2 बिंदुओं को सेंटर रखा, 2 से 3 बिंदुओं को सेंटर रखा और एनसीएफ का निर्माण कर दिया। आपको एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, डोंट वरी। तो ये बना दिया कि बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए। चहुमुखी मतलब ऑल अराउंड, चारों तरफ से उसका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, आप उसकी जो सोच है, उसका जो तर्क है, वितर्क है, तर्क वितर्क सोच, हर चीज को बहुत वाइड रूप से जगह मिलनी चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था जिसके ऊपर एनसीएफ बना? एक पर्सन थे प्रोफेसर यशपाल, इंपॉर्टेंट नाम है भाई, याद रखना, प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल जी ने 1993 में एक स्टेटमेंट दी थी कि बस्ते के बिना शिक्षा, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, कि आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना भारी भारी बैग लेके अपने कंधे पे जाते, तो यशपाल जी कहते थे वो बैग उठाएंगे या वो पढ़ाई करेंगे, ऐसी एजुकेशन दो कि बच्चों को बर्डन ना लगे। ठीक है, तो 1993 में यशपाल कमेटी ने ये बात कही थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, भाई बिना बोझ की शिक्षा, बिना बस्ते की शिक्षा। और इसी को आधार बनाकर, मतलब इसी बात को आगे चलाकर 2004 में 35 बंदों की कमेटी बैठी जो डिफरेंट एरिया से थे और उन्होंने शिक्षा में खूब सारे परिवर्तन कर दिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और वो परिवर्तन का दस्तावेज ही क्या बन गया गाइस? एनसीएफ। गॉट इट? वो दस्तावेज ही क्या बन गया? एनसीएफ 2005 से पहले 3 एनसीएफ आ चुके हैं, मतलब टोटल अब तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं। पहला एनसीएफ आता है 1975, फिर 1988, फिर 2000 और फिर 2005। तो 2000 वाले को ही बहुत सारा रिफॉर्म करके 2005 में तब्दील कर दिया गया। तो चौथा दस्तावेज है, बट ये नवीनतम दस्तावेज है, चौथा एनसीएफ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपको 3 क्वेश्चंस याद करने अब तक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। समझ गए, एजुकेशन के अंदर चेंजेस लाना है, बर्डन कम करने, बहुत सारी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए एनसीएफ को बनाने की आवश्यकता पड़ी। 35 मेंबर्स की कमेटी बैठी, 21 फोकस ग्रुप बनाए गए, मतलब 21 ग्रुप्स बनाए गए, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट बंदे इसमें इन्वॉल्व हुए। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले कौन थे? डॉक्टर यशपाल। डॉक्टर यशपाल ने सिर्फ अध्यक्षता की थी, एक बंदा था जो इंस्ट्रक्ट कर रहा था। मतलब क्वेश्चन आए निर्देशक कौन था इसका, तो निर्देशक थे भाई कृष्ण कुमार। ठीक है, इंस्ट्रक्टर आपसे पूछ लिया जाए, भाई एक बंदा इंस्ट्रक्ट भी तो करेगा, निर्देश भी तो करेगा। ठीक है, अध्यक्ष अलग चीज होता है, इंस्ट्रक्शन अलग चीज होता है। तो एनसीएफ का निर्देशक पूछा जाए तो आंसर आएगा गाइस कृष्ण कुमार, आंसर आएगा कृष्ण कुमार। और एनसीएफ का अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर आएगा प्रोफेसर यशपाल। अब इसके अंदर जो डिफरेंट बंदे थे, राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट यदि इस चैप्टर को देख रहा है तो ध्यान रखना, राजस्थान से एक बंदा इसके अंदर था, रोहित धनखड़। तो आरटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है कि राजस्थान का भी एक बंदा इस कमेटी के अंदर था, 35 मेंबर के अंदर, और उस पर्सन का नाम क्या था गाइस? रोहित धनखड़। तो ये रीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखने हैं। अब कोई भी चीज हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होते हैं ना, कहीं ना कहीं से तो कोई बात होती है जो हमारे अंदर लगती है और उस बात से हम शुरू हो जाते हैं, भाई कुछ करना चाहिए, शिक्षा का इतिहास बदलना चाहिए। तो एनसीएफ की जो प्रस्तावना है, एनसीएफ को जो बेस मिला, कहते हैं ना एनसीएफ कहां से उधर के आया, मतलब किस बात को इंस्पिरेशन मिला एनसीएफ के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, यू ऑल नो वेल रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया, गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल प्राइज जीतने वाले, लिटरेचर में, साहित्य में सबसे पहले इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, सबको पता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक निबंध लिखा था, जिस निबंध का नाम था सभ्यता एवं प्रगति। ठीक है, जिस निबंध का क्या नाम था? सभ्यता एवं प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ये जो निबंध था ये बना एनसीएफ का बेस। तो ध्यान रखना, एनसीएफ का बेस क्या बना, एनसीएफ का मतलब क्या कहते हैं ना, एनसीएफ कहां से उद्भव हुआ, कहां से एनसीएफ बना, एनसीएफ को कहां से एक मोटिवेशन मिला, तो कहां से मिला भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से इसको क्या मिला गाइस? बेस मिला। अब क्या लाइन थी
जिससे इंस्पिरेशन मिली, वो लाइन ये थी, उदार आनंद एवं सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है, किंतु नासमझ व्यस्त संसार द्वारा इसकी विकृति को खतरा है। ध्यान समझना पॉइंट क्या है कि आनंद और क्रिएटिविटी बच्चे की कुंजी है। मतलब अब यहां से क्वेश्चन निकलेगा, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। जो एनसीएफ है वो किस पर आधारित है भाई? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के ऊपर। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब सृजनात्मक अप्रोच, संरचनात्मक अप्रोच। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैम क्वेश्चन भी बताया करो लास्ट में। तो वैसे गाइज मैं बताऊं, मैं चैप्टर ही ऐसे पढ़ाती हूं कि क्वेश्चन होते हैं। आप मेरे चैप्टर पढ़ाने का कभी भी तरीका देखना, मैं चैप्टर नहीं रटवाती आपको, मैं कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को इंक्लूड करती हूँ। जैसे ये सारे क्वेश्चन ही तो है कि क्या फुल फॉर्म थी, कितने बंदे थे, कितनी कमेटी बनी। मतलब मैं अपना चैप्टर इस तरीके से तैयार करती हूँ कि जो मैं कंटेंट डिलीवर कर ली हूँ अपने आप में एक एक लाइन उसकी क्वेश्चन होती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन निकला कि एनसीएफ किस पर आधारित है, तो एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, संरचनावाद पर आधारित है। दो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है सी टाइम में। व्यवहारवाद कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो व्यवहारवाद को रिप्लेस करके वर्ड है संरचनावाद। तो एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पर आधारित है, संरचनावाद अप्रोच पर आधारित है। ये स्टेटमेंट क्लियर करती है। आनंद एवं सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है। मतलब हर बच्चा चाहता है क्रिएटिव होना, तोड़ना फोड़ना। मान ले मेरा बच्चा एक खिलौना ले आया 100 रुपए का, 200 रुपए का, और उसको आते ही तोड़ रहा है, तो मैं कहूंगी चुप, पिटेगा तू, तोड़ना नहीं है। हम ऐसे करते हैं ना। ये कह रहा है किंतु नासमझ व्यस्त संसार द्वारा, मतलब जो अडल्ट संसार है हमारा, इसकी विकृति को खतरा है। विकृति मतलब जो बच्चे की सोच है ना उसको खतरा है। मतलब हम अडल्ट क्या करते हैं, बच्चा कुछ तोड़ रहा, हम कहेंगे पिटेगा, तोड़ना नहीं है इसको। बट रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि बच्चे को तोड़ के देखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चा तोड़ के देखेगा तभी तो बच्चा क्या करेगा भाई, सीखेगा। तो बच्चे को क्या करने दो, तोड़ के देखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बेस बनी, और पूरा एनसीएफ यही स्टेटमेंट है। कुल मिला के एनसीएफ यही तो कहता है, बच्चे को कंस्ट्रक्टिविज्म होने दो, बच्चे को रोको मत। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ही तो जो टीचर की सत्ताधारी अप्रोच थी, उससे बच्चे में ही तो अप्रोच कन्वर्ट होके आई है। तो कुल मिला के आप इसका जिस्ट लगा लो, इसका मेन पॉइंट लगा लो। मेन पॉइंट यही है कि बच्चे को क्रिएटिव होने दो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और एक इसका जो केंद्र बिंदु आपसे पूछ ले, मुख्य सूत्र पूछ ले, बहुत बार एग्जाम में आता है, एनसीएफ का मुख्य सूत्र क्या था? एनसीएफ का मुख्य सूत्र था लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है ना, बोझ के बिना शिक्षा। लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसको हम बोलते हैं बोझ के बिना शिक्षा। तो ये इसका क्या था, सूत्र था, केंद्र बिंदु था, सूत्र था एनसीएफ का क्या गाइस, लर्निंग विदाउट बर्डन। यू कीप इन योर माइंड दिस पॉइंट। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एनसीएफ। आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म, कितने मेंबर्स की कमेटी थी, कितने फोकस ग्रुप थे, और कितनी लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हुआ था भाई, 22 भाषाओं में। आपको पता संविधान में टोटल यदि आपसे पूछ लिया जाए संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो संविधान में तो भाषाएं भी कितनी है भाई स्वीकृत, 22 भाषाएं हैं। जो 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, पहले 14 भाषाओं थी, मतलब जब संविधान मूल रूप से बना तो 14 भाषाएं थी, बाद में बढ़कर कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो एनसीएफ को ट्रांसलेट किया गया 22 भाषाओं के अंदर। तो दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 17 जो है राज्य थे इंडिया के जिन्होंने एनसीएफ को तुरंत प्रभाव में लाके लागू कर लिया गया था। ठीक है, तो 22 भाषाओं में एनसीएफ को कन्वर्ट किया गया है। लगभग हर स्टेट को कहा जाता है बहुत सारा पैसा दिया गया था एनसीएफ को अप्लीकेबल करने के लिए, बट वो चीजें नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, जस्ट फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन है, लिख के ले लो। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूं कि भाई मैं वीडियो डेली ना बनाती हूँ, बट मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी एग्जाम में 1 से 2 नंबर की कंफर्म दूंगी। कोई भी एक सिंगल वीडियो भी मेरे चैनल पे ऐसी नहीं होगी जिसमें एग्जाम का 1 नंबर शामिल ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि अब 5 मुख्य पर्सपेक्टिव्स थे, 5 मुख्य सिद्धांत थे, 5 मुख्य बातें थी जिनको बेस बनाकर एनसीएफ बनाया गया था। तो वो 5 मुख्य बातें, तो यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार सीटेट में, कि एनसीएफ में क्या शामिल नहीं था, एनसीएफ के सिद्धांत में क्या नहीं था। इसने 5 तो सिद्धांत दिए थे और 20 सजेशंस दिए थे। मतलब इसने कहा था कि 20 तो सजेशन है भाई, हमारे सुझाव हैं, ये हर स्कूल, हर टीचर, हर अध्यापक, हर एजुकेशनल सिस्टम को मानने चाहिए, और 5 हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं, 5 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, 5 हमारे सिद्धांत हैं जिनको लेके हम एनसीएफ को बना रहे हैं। तो इन 5 सिद्धांत में से हर बार पेपर में आता है। तो पहला सिद्धांत क्या है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना।
मीन्स आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते रहो, एनसीएफ क्या कहता है, यूं नहीं है पहले की तरह पढ़ाते रहो, ऐसा मत पढ़ाओ, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। बच्चे को जब भी आप पढ़ा रहे हो तो उसको बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ो। जैसे हम पढ़ाते हैं क्लास में तो हम पीछे यूं नहीं कहते बच्चा आपको उसकी प्री नॉलेज को चेक करो, बाहर के एनवायरनमेंट से जरूर उसकी स्टडी को जोड़ो क्योंकि वो इंटरेस्ट फील करेगा। फिर सेकंड, रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना। आपको पता बच्चे रट्टा लगाते थे, हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 ऐसे पहाड़े बोल बोल के बड़े हुए हैं। तो ये रटना था। रटना ऐसा होता है कि बस रटते ही रह जाते हैं, ज्ञान नहीं बनता, आपका नॉलेज नहीं बन पाता। तो ये कहते हैं रटने की प्रवृत्ति को इसने बिल्कुल भी बल नहीं दिया, भाई रट्टाफिकेशन को खत्म किया जाना चाहिए। फिर इसने क्या कहा कि जो पाठ्य पुस्तक है वो केंद्रित ना हो, मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक सेंटर ना हो, मतलब आपकी जो नोटबुक्स हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, सिर्फ वही जीवन का आधार नहीं है, वही सेंटर नहीं है। भाई टेक्स्ट बुक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका मतलब ये नहीं है कि किताब में जो लिख दिया बस मेरे भाई वही पढ़ के मुझे पेपर पास करना, नहीं, आपकी बिल्कुल भी पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए, मतलब ज्ञान बाहर का भी होना चाहिए, मतलब बुक में जो कह दिया वो पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर कक्षा कक्ष फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब जो आपका कक्षा कक्ष होता है मतलब उसमें उसको गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए। मतलब जब आप क्लास में पढ़ा रहा है टीचर, तो मान ली मैं कोई भी लेसन पढ़ा रही हूँ तो उसको मैं इंटरेक्ट करूंगी। मान ली मैं कोई किसान का लेसन पढ़ा रही हूँ तो मैं बच्चों से पूछूंगी बेटा किस किसके फादर किसान है, खेत में तुम क्या एंजॉय करते हो, मतलब बच्चों की गतिविधि से उसको कनेक्ट करा जाए, क्लास को फ्लेक्सिबल बना जाए तो दे कैन एंजॉय अ लॉट, वो ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। फिर राष्ट्रीय महत्व की बात जो है की गई थी कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक मूल्य बच्चों को जरूर शामिल होने चाहिए। मीन्स कहने का क्या है कि आप जो एजुकेशन दे रहे हो ना भाई, इसमें प्रजातांत्रिक मूल्य जरूर होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्य समझ रहे हो ना, देश, अपने देश की वैल्यूज का भी हमें मतलब हमें पता होना चाहिए यार देश में क्या चल रहा है। आजकल चाइना बाइकआउट चाइना वाला चीजें चल रही हैं, तो हमें मतलब अपने देश का जरूर ज्ञान होना चाहिए देश की बातों से। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा एनसीएफ का आधार बिंदु है, कौन सा नहीं है। तो आपको 4 स्टेटमेंट गिवन होंगी। एक में देगा रटने पर बल दिया गया, तो ये नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने तो रटने को नेगेटिव बोला है। ज्ञान को भारी जीवन से मत जोड़ो, ज्ञान को जोड़ो, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक सेंटर होना चाहिए, मतलब कुछ भी आपको उल्टी सीधी स्टेटमेंट लिख देंगे। बट आपको ध्यान रखना है ये 4 मुख्य क्या थे गाइस, सिद्धांत थे जिनको आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। कंफर्म है, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं 20 सजेशंस की। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुझाव की। अब बात कर लेते हैं किसकी, सुझाव की जो है बात कर लेते हैं। एक सेकंड, हिल तो नहीं गया, ठीक है, हिल गया था, सॉरी। हाँ, अब बात कर लेते हैं सजेशंस की। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक इसको जो लागू किया था MHRD, आपको पता है ह्यूमन रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है MHRD, उसने इसको लागू किया था। तो ये भी ध्यान रखना, लागू किसने किया था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। एजुकेशन के ऊपर जो काम करती है वो यही मिनिस्ट्री करती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और NCERT ने इसको क्रिएट किया था। तो बेसिक रूप से NCERT इसका थीम है। और क्वेश्चन आ जाए क्या है ये, तो ये शिक्षा में सुधारात्मक क्या है, सुधारात्मक कदम है कि एजुकेशन होनी चाहिए वो एक सुधार की तरफ होनी चाहिए। तो शिक्षा में सुधारात्मक कदम कह सकते हो आप NCF को। अब आते हैं इसके सुझाव के ऊपर, ठीक है। 20 सुझाव थे, बट मैं 20 की 20 डिस्क्राइब नहीं करूंगी, जिस्ट बता देती हूँ। सुझाव आप इजीली कर पाओगे। किस टाइप से सुझाव है, जैसे सबसे पहला क्या है, बच्चों में संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। अब संवैधानिक मूल्यों का विकास का मतलब बच्चों को जो अपना संविधान है, अपना नियम है, अपनी डेमोक्रेसी है, अपना प्रजातंत्र है, उसके साथ जोड़ना चाहिए। मतलब उनके अंदर देश के लिए प्यार होना चाहिए, देश के लिए भावनाएं होनी चाहिए, मतलब संवैधानिक मूल्य होने चाहिए। फिर बच्चों के जीवन में खेल का महत्व बताना चाहिए। अब भाई पहले क्या होता था, पहले आपको पता ना कि भारी भरकम टाइम टेबल बना देते थे, सारा दिन बच्चे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। लेकिन अब कहते हैं ऐसा मत करो यार बच्चों के साथ। उनको एक लेक्चर मुश्किल सब्जेक्ट का दे रहे हो तो एक इजी सब्जेक्ट का दो। फाइन आर्ट, वैल्यू एजुकेशन, इन सब पर भी इन्होंने पहले आप वैल्यू एजुकेशन कहाँ लगती थी, मॉरल एजुकेशन बहुत रेयर पढ़ते थे। वैल्यू एजुकेशन, फाइन आर्ट, ये सब्जेक्ट कहाँ थे। और अब इन सब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों, क्योंकि बच्चे को रिफ्रेश करते हैं ये सब्जेक्ट। तो आपको खेल का महत्व बताओ बच्चों को। और भाई बच्चों के अंदर आप खेल के साथ साथ जीवन से जुड़ाव बताओ उनको। ये मत बताओ बेटा खेल हार जीत का मतलब उनको महत्व,
उनको ये मत सिखाओ कि तुम हार गए तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो एक प्रेशर ना बनाए, जैसे पेरेंट्स जो है प्रेशर बनाते हैं कि भाई आप यदि नंबर नहीं आए तो देख तेरा क्या होगा, मतलब ऐसा बच्चों पे प्रेशर मत बनाओ। एजुकेशन समझने के लिए, सीखने के लिए है, आपको विकसित करने के लिए है, ना कि एजुकेशन आपको सिर खपाने के लिए, आपको स्ट्रेस में लाने के लिए एजुकेशन नहीं है भाई। तो कभी भी एजुकेशन का बच्चों पर प्रेशर ना बनाए। जैसे आजकल की सोसाइटी में जो कंपटीशन बना रखा है, मर जाएंगे मार देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बच्चों को जो करिकुलम एक्टिविटीज हैं, मतलब सहगामी एक्टिविटीज हैं, उन सब रिलेट कराएं। सहगामी मतलब जो पढ़ाई के साथ साथ, मतलब ये नहीं है किताबी आप कीड़ा बने रहे, किताबी कीड़ा के साथ साथ और सारी एक्टिविटीज आपको आनी चाहिए। बच्चों को परफॉर्मेंस के ऊपर, कॉम्पिटिशन्स के ऊपर बल दिया जाए, लेकिन यही कि कॉम्पिटिशन इज अ कॉम्पिटिशन, जस्ट एंजॉय इट। ये मत सोचो कि हार गया तो जिंदगी खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने कहा है कि चुप्पी नहीं होनी चाहिए क्लास में। मतलब यदि क्लास चुप है तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग वो एजुकेशन नहीं है। क्लास शुड बी इंटरेक्टिव। कहता है यदि आप में इंटरेक्शन नहीं है टीचर और आप में, आप इंटरेक्टिव नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छा टीचर नहीं हो सकते। मतलब आप तानाशाह हो, मतलब क्लास सांस भी नहीं निकाल रही, मैं पढ़ा रही हूँ क्लास सांस नहीं निकाल रही, पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो इसका मतलब एनसीएफ कहता है यार तू टीचर थोड़ी ना है, तो तानाशाही दिखा रहा है। यदि आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, यदि आप बच्चों, एक मिनट, क्या बेटा बोलूं? अभी नहीं, वीडियो के लास्ट में प्लीज, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब, गुड गर्ल, ठीक है। एक्चुअली वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, छोटे छोटे बच्चे सोते नहीं और मम्मी के साथ ऊपर आते, बड़े मुश्किल से शांत रखा होता है इनको। सामने बैठ जाओ, गुड गर्ल हो ना, दुनिया की बेस्ट, ठीक है। तो कहते हैं क्लास मस्ट बी इंटरेक्टिव, की क्लास हमेशा क्या होना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होनी चाहिए। यदि आपकी क्लास इंटरेक्टिव नहीं है तो मतलब आप कभी भी अच्छा नहीं पढ़ा सकते। अब ये कहता है कि टीचर को बच्चों को करके देखना चाहिए। मतलब मेन एनसीएफ का जोर एक ही बात है भाई, डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखना, ये इसका मतलब मेन पॉइंट है। एनसीएफ कहता है कि करके सीखो, बच्चा जितना खुद करेगा उतना सीखेगा, टीचर तो फैसिलिटेटर है। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बहुत है, लिख के ले लो, पेपर में आ जाता है बहुत बार। सुविधादाता, आज की वीडियो मेरे लिए ली, मेरी बच्ची के लिए लाइक करना। इतनी देर से गर्मी बैठी है, फैन बंद करके और बोलती भी नहीं, गुड गर्ल है। शेयर करना भाई आज की वीडियो को। सुविधादाता, सुविधादाता मतलब फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मीन्स ये कहता है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग एक टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, मतलब एक सुविधादाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे सकता है भाई, फैसिलिटीज देगा, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा और बच्चे खुद करके सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन भी आता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग एक टीचर क्या है, तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग एक टीचर सुविधादाता है। तो ये सेम से पॉइंट है, हम इजीली इनमें से फाइंड आउट कर लेंगे कि एनसीएफ का सुझाव कौन सा नहीं है। जो टीचर सेंटर होते हैं, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, बच्चों से प्यार से बिहेवियर करना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी पता होना चाहिए, ये इजीली पॉइंट है। एवरीबडी कैन डू दिस पॉइंट वेरी इजीली, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट आते हैं कि किस सब्जेक्ट को एनसीएफ के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाना चाहिए। मतलब हर सब्जेक्ट को एनसीएफ कहता है एक सिस्टम से पढ़ाना चाहिए, मतलब टीचर्स को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ध्यान रखना, पहले टीचर ट्रेनिंग का ट्रेंड नहीं था भाई। टीचर ट्रेनिंग का मतलब टीचर्स को भी ट्रेन किया जाना चाहिए। क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो टीचर्स को भी तो पता होना चाहिए इस बच्चे की साइकोलॉजी ये है, इस बच्चे की साइकोलॉजी ये है। तो टीचर्स को भी कंफर्म है कि टीचर ट्रेनिंग का मतलब है कि टीचर्स को भी ट्रेन होना चाहिए। अब बात आती है मैथ्स को कैसे पढ़ाएं। तो भाई मैथ्स का मतलब ये नहीं आपने सवाल हल कर दिए, जमा घटा गुणा भाग कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैथ्स को आपको प्रैक्टिकल थॉट्स के द्वारा पढ़ा रही हैं, बच्चों को चिंतन को, आपको जो बच्चों की एक प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोच है डील करने की, उसको स्ट्रॉन्ग करना है मैथ्स से। बात करते हैं साइंस को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो साइंस को प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना चाहिए, बच्चों को प्रयोग करवा के साइंस को पढ़ाना चाहिए, ना कि रटवा देना चाहिए। एसएसटी को कैसे पढ़ाना चाहिए, एसएसटी के अंदर अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। ईवीएस को एनवायरमेंट से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। फाइन आर्ट, वैल्यू एजुकेशन, मतलब इन सब सब्जेक्ट्स पर बहुत ज्यादा जो है महत्व दिया गया है, ठीक है। क्लासरूम सिस्टमैटिक, ये सब पॉइंट तो आप कर ही लोगे। और एनसीएफ ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, त्रिभाषा सूत्र पर बात की है इसने। ये कहता है कि 3 लैंग्वेजेस में ही बच्चों को डील करना चाहिए। पहली लैंग्वेज तो एवरीबडी नोज दैट इज आवर मदर टंग। सेकंड जो अपनी वहां की लैंग्वेज होती है, थर्ड कोई भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। मीन्स कहता है कि बच्चा जिस परिवेश से है, जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसके ऊपर प्रेशर मत बनाओ, उसको अपनी मदर टंग में पढ़ाओ। मदर टंग मतलब जैसे मैं हरियाणा से हूं तो कहने में हिंदी है बट हरियाणवी है, तो वो हमारी मदर टंग है, ठीक है। अब मदर टंग के बाद
आपकी हमारी भाषा आ जाती है हिंदी। हिंदी के बाद जो हमारी सेकंड लैंग्वेज आ जाती है वो कौन सी आ जाती है? इंग्लिश। तो ये 3 भाषा बन गई, मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश। वैसे तो भारत वालों की मदर टंग हिंदी ही है, बट बात हो रही है जैसे हरियाणा वालों की अलग है, तमिलनाडु वालों की अलग है, यूपी वालों की अपनी अलग ही है, मीठी सी बोली कहते हैं, मतलब लाइक हर स्टेट की अपनी अपनी बोली है, तो उसको मदर टंग बोल देंगे, फिर हिंदी हो जाएगी और फिर इंग्लिश हो जाएगी। इंडिया की यदि हम बात करते तो बाकी किसी भी कंट्री में अपने अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। तो ध्यान रखना, त्रिभाषा सूत्र का जो कोठारी आयोग भी था 1964 वाला, उसने भी त्रिभाषा सूत्र पर बात की थी, तो उसी को इसने क्या करा भाई? बढ़ावा दिया। तो ये भी ध्यान रखना, त्रिभाषा सूत्र कौन से आयोग की बात को बढ़ावा दिया? त्रिभाषा सूत्र में कोठारी आयोग को बढ़ावा दिया है। फिर आपको पता पुरस्कार और दंड, इसको भी लिमिटेड कहा है। एनसीएफ कहता है ऐसा नहीं आप पुरस्कार देते चले जाओ, ना तो पुरस्कार दो, लिमिटेड होना चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा दंड। दंड तो मतलब मना है, दंड तो आपको देना ही नहीं है, ठीक है। आप पूर्व ज्ञान का हमेशा उपयोग करेंगे, बच्चों को प्री नॉलेजेस क्या है उसका प्रयोग करेंगे। फिर बच्चों को परीक्षाएं भी टाइमली लेते रहे, परीक्षाओं बर्डन नहीं, परीक्षा लेने का मतलब क्या है कि बच्चों को पता चले अपना इवेल्युएशन कैसे करना है, तो परीक्षाएं भी आप बच्चे की आपको लेते रहना चाहिए जो परीक्षाएं हैं। तो ये थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन था एनसीएफ का। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। अभी बैठो बेटा, लास्ट में मिलवाऊंगी आपको, सिट डाउन। अभी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ जो एनसीएफ से रिलेटेड मेजर रूप से जो क्वेश्चंस हैं, बहुत खास जो क्वेश्चन है एनसीएफ से रिलेटेड जो आए हैं एग्जाम में बार बार। तो आई होप आपको एनसीएफ का कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा, मेजर क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एनसीएफ ड्राइव होता है कहां से? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, बिहेवियरिज्म अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऐसे लिखा होगा, तो आंसर आएगा कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, ठीक है। फिर टीचर का रोल क्या है भैया एनसीएफ में? फैसिलिटेटर का है। टीचर का रोल क्या है एनसीएफ में? फैसिलिटेटर का है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा मैथ के ऊपर, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ो। फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि टीचर किस रूप में काम करता है भाई? एक रिसोर्सेज के रूप में। टीचर एक रिसोर्सेज है, एक संसाधन है। फिर इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, इंग्लिश पढ़ाते हैं तो किस रूप में मानी जाती है? तो इसमें ऑप्शन आएगा फर्स्ट लैंग्वेज, बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना कि इंग्लिश को हम बाइलिंगुअल में समझते हैं, इंग्लिश को हम क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हम ऐसे बोलते हैं ना, बट ध्यान रखना एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश बाइलिंगुअल नहीं है। बाई का मतलब 2 भाषाएं, क्योंकि एनसीएफ तो 3 भाषाओं पे जोर देता है। तो जो इंग्लिश को पढ़ाना है डेट इज मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है ना। ये बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है। इंग्लिश को पढ़ाना किसको बढ़ावा देता है गाइस? बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है। फिर एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और मतलब इसके प्रोफेसर कौन थे, इसके निर्देशक कौन थे, शिक्षण एक्टिव होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, यदि भीड़ भाड़ वाली क्लास है तो उसमें किस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिलता, मतलब ऐसे करके बहुत जनरल से क्वेश्चन आते हैं। सिद्धांत कौन सा नहीं है, सुझाव कौन सा नहीं है, पहली रिपोर्ट कब आई थी, इसका सेंटर क्या है, लर्निंग बाय डूइंग्स, कहाँ से इसको प्रेरणा मिली है। तो इस टाइप के एनसीएफ से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गाइज ये थी एनसीएफ की एक डिटेल्ड वीडियो, एंड आई होप सीरियसली यू लाइक दिस वीडियो। और ये वीडियो तो आपको पक्का लाइक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो भाई मेरी बेटी सामने बैठ के गर्मी में मेरे साथ ऊपर आई, कहती मम्मा मैं चलूंगी, और इतना फैन वैन सब कुछ बंद करना पड़ता है। सो बाय बाय, टेक केयर। मेरी मम्मी की वीडियो को जरूर लाइक करना, बोल दो। मेरी मम्मी की वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर भी करना, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये ऐसे ही बैठी थी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, नीचे एसी है ऊपर एसी नहीं है, बहुत गर्मी होती है, फैन भी बंद है। मैंने कहा बेटा चली जा नीचे, तो जाती नहीं, मानती नहीं, मेरे सामने बैठी रहेगी। सो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, सॉरी फॉर लॉन्ग ब्रेक, बट अगेन आई होप फॉर रेगुलर वीडियोस। सो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? सबको पता है एक चेंज आया है एजुकेशन के अंदर, डेट इज कॉल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2020 में सब कुछ नेगेटिव ही सुनने को मिल रहा है, बट एजुकेशन में एक ड्राफ्ट आया है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन या कंटेंट आपको करवाऊंगी वो हर एक एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा, चाहे कोई भी टीचिंग का एग्जाम है, कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कुछ भी चेंज होता है, नया होता है, तो वो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है, चाहे वो सीटेट है, DT+B है। तो बीइंग ए टीचर एंड स्टूडेंट ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको हम बोलते हैं नई शिक्षा नीति 2020।
सबसे पहले तो कुछ बच्चों को माइंड में होगा कि ये शिक्षा नीति लागू हो गई, कब से लागू होगी। तो जनरल में बता दूं, ये सिर्फ एक बिल पास हुआ है, अभी ये अप्लीकेबल नहीं हुई है, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को हमने लागू करना है तो सबसे पहले हम उसका ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उसका बिल जब पास हो जाता है तो वो लागू होती है। ठीक है, तो इसका बिल पास हो गया है तो कहीं ना कहीं ये लागू होगी। कोरोना चला जाता तो शायद ये वाला जो सेशन है अप्रैल वाला शायद लागू हो जाती, बट सर्कमस्टांसेस ओके नहीं रही तो 2022 तक जाके ये लागू होगी। 21 या 22 का जो सेशन है ये रूल्स शायद मान्य हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है 100% इम्प्लीमेंट होता है, कोई भी ड्राफ्ट बनाया जाता है आपको पता उसमें बहुत सारी बातें लिख दी जाती है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो 100% अप्लाई करा जाए, 100% इम्प्लीमेंट हो एजुकेशन में। तो होप फॉर 80% भी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एजुकेशन में बहुत जबरदस्त सुधार जो है आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने सिर्फ वो ही पॉइंट लिए हैं, अननेसेसरी कुछ भी पढ़ो, बट ये पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सीटेट, DT+B, रीट या किसी भी स्टेट के डेट में। अब सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है मेजर। सबसे पहले DS कोठारी की अध्यक्षता में आपको पता जो 1964 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो 1968 में जाके पूरी तरह से अप्लीकेबल होके लागू हो गई थी। 1968 वाली एजुकेशन पॉलिसी है सबसे पहली, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस बनते थे इससे। फिर इसी का जो आया था जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 बोला गया था। ध्यान रखना ये उल्टी है दोनों डेट, देखो 1986 तो आई थिंक हर बच्चे को याद रहता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 हर बच्चे को याद रहता है, तो 86 का ही उल्टा है 68। ठीक है, तो सबसे पहले जो एजुकेशन में पॉलिसी आई थी जो इंपॉर्टेंट रूप से लागू हुई थी वो 1968 में हुई थी, आफ्टर डेट 1986 में हुई थी। फिर 1986 वाली कोई कुछ चेंजेस किया गया था 1992 में। 1992 में जो यशपाल जी ने वो बर्डन विदाउट बैक बर्डन वाली एजुकेशन वाली बात कही थी, तो कुछ चेंजेस आई थे, लेकिन ये 1992 वाली पॉपुलर नहीं हो पाई थी। तो दो ही पॉपुलर एजुकेशन पॉलिसीज मानी जाती हैं, 1968 और 1986। अब इनके बाद आफ्टर 34 ईयर्स, 86 से लेकर 2020 आई थिंक, हाँ 34 साल हो गए, तो आफ्टर 34 ईयर्स एजुकेशन का एक ड्राफ्ट 31 मई 2019 को एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ध्यान रखना ये ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था 31 मई 2019 को जो है ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था एजुकेशन के अंदर। 34 साल के बाद एजुकेशन में चेंजेस लाने की सोची है, सोची तो सही। ठीक है, तो यहां से आपको सिंपल से 3 पॉइंट याद रखने, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है, तीसरी है। पहली कब आई 1968 में, दूसरी कब आई 1986 में, दूसरी में कुछ चेंजेस किए गए 1992 में, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। और कितने साल बाद अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है, कितने साल बाद भाई, 34 साल बाद। अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है अब तक जो हमारी शिक्षा थी वो MHRD के अंतर्गत थी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो रिसर्च डेवलपमेंट था, मानव संसाधन मंत्रालय जिसको हम बोलते थे, उसके अंडर में अपना एजुकेशन आता था। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद एजुकेशन का अलग डिपार्टमेंट है, अलग मिनिस्ट्री बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मींस MHRD अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाएगी। तो यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, अब एजुकेशन का स्पेशल होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर? अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी सिफारिश है, सबसे बड़ा चेंजेस है, कोई बहुत बड़े चेंज नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हैं, ध्यान से देखते जाओ। ये बात है जो आपको बड़ी कंफ्यूज करेगी और सीटेट के एग्जाम में अक्सर ऐसे लिखा आ जाएगा आपको 5+3+3+4। अब इस फंडे को समझना हमें, क्या है 5 3 3 4 मीन्स व्हाट इज दिस 5 3 3 4। अब डोंट बी कंफ्यूज, ध्यान से इसको गिन के देख लो भाई, 5 और 3 8, ठीक है, 8 और 3 11, हाँ, और 11 और 4 15, वही 15 हैं। पहले 12 के बाद 3 क्लास वही 15 होते थे। चेंजेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला, हम जब स्कूल जाते थे, मतलब जब हमने स्कूलिंग की, आजकल के प्लेवे स्कूल्स की बात नहीं कर रही मैं, हमने जब स्कूलिंग की या KVS के स्कूल अब भी 5-6 ईयर के बच्चे का एडमिशन लेते हैं। ठीक है, उससे पहले बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जाता था। क्यों नहीं लिया जाता था बच्चे का एडमिशन? क्योंकि आपको पता बच्चे को खेलना कूदना बहुत पसंद होता है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, भाई बच्चा स्कूल से बहुत डरता है, तो 6 साल के बच्चे को स्कूल में भेजा जाता था। बहुत पहले कुछ ऐसा होता था, मतलब 1986 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसा ही है कि 6 वर्ष का बच्चा जो है स्कूल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि जो स्कूल जाना शुरू कर देगा भाई, वो 6 वर्ष का बच्चा स्कूल जाना नहीं शुरू करेगा, वो 3 वर्ष का बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा। मीन्स पहले 6 साल का बच्चा स्कूल जाता था, अब 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा। तो जो स्टार्टिंग के 5 इसमें ध्यान से सुनना, 5 है ना जो ये, इसमें 3+2 कर लेते हैं हम। क्यों कर लेते हैं? जो 3 साल है वो तो जैसे हम प्लेवे में स्पेंड करते हैं आजकल, जैसे हम प्लेवे में अपने बच्चों को भेजते हैं, तो सेम वही चीज है, बच्चा प्लेवे में जाएगा। ठीक है,
और प्लेवे के बाद जो 2 साल है वो फर्स्ट सेकंड क्लास को करेगा। ठीक है, 2 साल वो कौन सी क्लास को करेगा गाइस? 2 साल वो फर्स्ट और सेकंड क्लास को ही करेगा। तो कहने का मतलब जो 5 यहाँ पर 5 मेंशन है, इसका मतलब क्या है? ये फाउंडेशन स्टेज होगी बच्चे की। ये कैसी स्टेज होगी? फाउंडेशन स्टेज होगी, जिसको प्लेवे स्टेज कह सकते हो, फाउंडेशन स्टेज आप कह सकते हो, बट रियल नेम पूछे फाउंडेशन स्टेज है। इसमें 2 क्लासेस इंक्लूड है। एक तो प्लेवे में स्टार्टिंग में बच्चा 3 साल प्लेवे में स्पेंड करेगा और आफ्टर दैट फर्स्ट और सेकंड क्लास को वो पास करेगा। तो 5 ईयर के ढांचे में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, प्लेवे है, इसके अंदर कोई एग्जाम बर्डन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बच्चा अपने घर में सारे दिन खेलता था, टॉयज लेके, खिलौने लेके, प्लेवे स्कूल में आप नहीं भेज रहे तो आप आंगनवाड़ी में बच्चे को भेजो। कहने का मतलब क्या है? इज जस्ट ए प्लेवे विदाउट एनी बर्डन, देयर इज अ नो एग्जाम, नो प्रेशर, नो लैंग्वेज, नो सिस्टम। ठीक है, बच्चा जाएगा मजे से खेल के आएगा, मिड डे मील खा के आएगा, डेट्स इट, बस। ठीक है, तो ये है 5 ईयर जिसको बोला गया फाउंडेशन स्टेज। अब अगले जो 3 ईयर हैं, 5 के बाद जो 3 ईयर हैं, इसको बोला है प्रीपैरेटरी स्टेज। इसको बोला है प्रीपैरेटरी स्टेज, जिसके अंदर बच्चा 3rd, 4th और 5 मतलब 3 साल में वो 3री, 4थी और 5वीं क्लास को पास करेगा। यहाँ पर पहली बार बच्चा एग्जाम फेस करेगा, मतलब एग्जाम 3rd क्लास में पहली बार बच्चे को देखने को मिलेगा, एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम। और यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन आएगा, मदर टंग जो है, मातृभाषा या नेटिव लैंग्वेज बच्चे को किस स्टेज से प्रारंभ की जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत? तो किस स्टेज से प्रारंभ की जाएगी भाई? प्रीपैरेटरी स्टेज से आपकी नेटिव लैंग्वेज या यू कैन से मदर टंग को स्टार्ट करवा दिया जाएगा। यहाँ पर बच्चा एक्टिविटी के साथ पढ़ाई करेगा। इसमें तो सिर्फ प्लेवे करेगा, मस्ती करेगा, एक्टिविटी करेगा और पहली दूसरी, वो पुराने जमाने में बोलते थे ना, पहली दूसरी पास, तो यहाँ पर वही सीन है, बस पहली दूसरी पास। यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज में और एक्टिविटीज होगा, साथ में स्टडी होगा और एग्जाम। पहली बार बच्चा जो एग्जाम फेस करेगा वो इस स्टेज में करेगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देखने को मिल सकते हैं कि बच्चा जो फर्स्ट टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्जाम कब फेस करेगा, किस स्टेज में? स्टेजेस के नाम आपको ध्यान रखना, आपके ऑप्शन में मिलेंगे एग्जाम में। तो प्रीपैरेटरी स्टेज में, किस स्टेज में बच्चा मदर टंग को इंपॉर्टेंस देगा? प्रीपैरेटरी स्टेज में। किस स्टेज में बच्चा सिर्फ खेल कूद में ही रहेगा, एक्टिविटी में ही रहेगा? किस में? फाउंडेशन स्टेज में। पहली दूसरी कक्षा किस स्टेज के अंतर्गत आती है? फाउंडेशन स्टेज के। 4th क्लास किसके अंतर्गत आती है? प्रीपैरेटरी स्टेज के। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो आपको मैं कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर कर दूंगी कि क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप इजीली आंसर दे पाओगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर बनता है वो बनती है अपनी मिडिल स्टेज। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर बनता है वो बनती है अपनी कौन सी स्टेज गाइस? मिडिल स्टेज, जिसके अंदर 6th, 7th और 8th क्लास है। जिसके अंदर कौन सी क्लास है? 6th, 7th और 8th क्लास है। अब यहाँ पर यूनिक क्या है, खास क्या है, देखो ध्यान से। अब तक हम 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, आप वही जो अपने सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर जो भी हैं, आप वो सब तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो एडिटिंग है जो बहुत अच्छी है वो है वोकेशनल एजुकेशन, जिसको आर्ट एजुकेशन कहते हैं। अब कोई लड़की है होम साइंस में बहुत अच्छी है तो वो होम साइंस, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई कर सकता है। बच्चे पेंटिंग कर सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। पहले ये चीज़ 11th, 12th के पास आती थी। जो वोकेशनल एजुकेशन है पहले 11th, 12th के पास आती थी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सपोज 8वीं क्लास के बाद पढ़ ही नहीं पा रहे, तो कम से कम उनके पास एक स्किल होगा कि वो कुछ लाइफ में पढ़ नहीं पा रहे तो कुछ तो वो सीख सकें। तो यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, आर्ट, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, कुछ भी किसी भी टाइप की है तो वो आपको 6th, 7th, 8th क्लास के साथ साथ एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट के रूप में सिखाई जाएगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अ चेंज पॉइंट। और यहाँ पर एक आपको लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो आपकी इंडियन लैंग्वेज होगी। इंडियन लैंग्वेज का मतलब जो भारत से जुड़ी कोई भी भाषा होगी मेजर, आपको उस एक इंडियन, जैसे पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी जैसे हम पढ़ते हैं, तो एक लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी होगी। हिंदी हो, इंग्लिश है, पंजाबी है, व्हाटएवर कोई भी लैंग्वेज है, वो एक लैंग्वेज आपके लिए जो अपनी राष्ट्रीय 22 भाषाएं हैं उनमें से एक लैंग्वेज आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर 6th, 7th, 8th में मिडिल क्लास में, तो यहाँ पर आपको इंडियन लैंग्वेज वाला पॉइंट याद रखना है। फिर है सेकेंडरी स्टेज। एक बच्चे ने शायद कमेंट में पूछा था कि 10th क्लास किस स्टेज में मानी जाएगी, तो गाइज अब जो 10th क्लास है वो सेकेंडरी स्टेज के अंदर आएगी। 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 हायर सेकेंडरी में आती थी ना पहले, अब 10th क्लास सेकेंडरी स्टेज है, 9 to 12 है। इसके अंदर यहाँ पर बहुत चेंज है, समझना है। पहले हम 9वीं 10वीं करते थे और फिर 11वीं 12वीं में जाके हमारे चेंजेस हो जाते थे। हमारी ना स्ट्रीम होती थी कि मुझे आर्ट लेना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है। बच्चा कंफ्यूज आता था, यार मैं आर्ट लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, मैं ये लूँ, मैं ये लूँ। आजकल के बच्चों का क्या हाल है, मैं यूँ कहती हूँ यार चल मैंने ना वैसे तो साइंस ले ली, लेकिन मैं तो है ना यूपीएससी की तरफ जाना चाहती हूँ, तो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहती हूँ। बट हम पढ़ नहीं पाते थे। यदि मैंने साइंस ले ली तो मैं साइंस स्टूडेंट ही बन गई, यदि मैंने आर्ट ले ली तो मैं आर्ट स्टूडेंट ही बन गई।
मतलब पहले कुछ ऐसी एजुकेशन थी। बट गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर कोई नो स्ट्रीम, अब कोई भी स्ट्रीम नहीं है 12th क्लास तक। कोई भी स्ट्रीम नहीं का क्या मतलब है कि ऐसे नहीं होगा कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ऐसा कोई चक्कर अब नहीं होगा। आप मल्टी सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। मान लिया आपने हिस्ट्री ले ली, आर्ट का सब्जेक्ट, फिर आप कहोगे यार मेरा तो फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो यू कैन टेक द फिजिक्स। फिर आप कहोगे नहीं यार मेरा तो बायो पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, तो आप बायो भी ले सकते हो। नहीं मैं तो अकाउंट भी पढ़ना है, तो आप अकाउंट भी ले सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम नहीं है, यू कैन टेक द सब्जेक्ट वट एवर यू सिलेक्ट। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर मल्टी सब्जेक्ट है, देर इज नो फंक्शन। 2021 में यदि कोविड नहीं होता तो आई थिंक इस साल लागू हो जानी थी, बट सिचुएशंस ओके नहीं हुई, तो 2022 में जो अप्रैल का सेशन होगा सबसे ये रूल्स पक्का लागू हो जाएंगे। बट उससे पहले आपके एग्जाम्स में आना पक्का शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल बिल तो पास हो चुका है, तो चेंजेस तो हो ही चुके हैं कुल मिला के। आप ये मानो, अब ये नहीं पता इंप्लीमेंट कितने ज्यादा होंगे, बट ये जो सिंपल ढांचा है ये तो होगा ही। ठीक है, तो नो स्ट्रीम है और यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है, मतलब साल में जैसे एक फाइनल ईयर की जगह हाफ हाफ, आप सबको पता है सेमेस्टर से एग्जाम लिए जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बच्चा कुछ सीखे, कुछ इंटरनल, कुछ लाइक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आप चीजों को करके सीखो, समझो, मतलब वो चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। बच्चे का एक माइंड डेवलपमेंट किया जाएगा। मतलब रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है आपने रट के सुना दिया, ऐसा नहीं है। आपको उस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे कि आप खुद समझोगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बेस्ड होंगे, तो यहाँ से आपकी थिंकिंग भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। मतलब लाइफ में कुछ अच्छा यूपीएससी में रिटर्न पेपर होता है तो यू कैन डू दैट थिंग। कुछ एजुकेशन पॉलिसीज टाइप की आएगी तो अच्छा ही रहेगा बच्चों के लिए। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेन लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं, चाइनीज, अभी इंडिया चाइना का डिस्प्यूट है, तो एजुकेशन पॉलिसी देते टाइम कहा कि चाइनीज लैंग्वेज को नहीं ऐड करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि सिचुएशंस तो आपको पता ओके हो ही जाती हैं। तो मतलब जो भी बाहर की लैंग्वेजेस हैं इनमें से आपको किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना है। तो ध्यान रखना है आपको, प्री पैरिटरी स्टेज में मदर टंग की इंपॉर्टेंस है, मिडिल स्टेज में इंडियन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, और सेकेंडरी स्टेज में आपको फॉरेन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस रहेगी। मतलब फॉरेन लैंग्वेज आपको एक कंपलसरी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट 12। अब देखो यहाँ पर फर्क क्या है, पहले आप 12 साल लगाते थे, अब 15 साल लग गए। बात तो बराबर ही है, पहले भी हम 15 साल ही लगाते थे। क्यों? क्योंकि मतलब आजकल बच्चे प्लेवे में जा रहे हैं, केजी, एलकेजी, यूकेजी, बात बराबर है। ये पहले सरकारी स्कूलों में नहीं थी, अब हो गई। ठीक है, तो कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। यहाँ पर आपको बस ये वोकेशनल एजुकेशन वाला पॉइंट, नो स्ट्रीम वाला पॉइंट याद रखना है। ये काफी अच्छा पॉइंट है और मुझे भी सही लगा, क्योंकि वही बात है, क्या है आर्ट वाला बच्चा बेचारा कॉमर्स, मतलब इंटरेस्ट हो सकता है यार हमारा बायो पढ़ने में किस सब्जेक्ट में, तो हम इजीली अब आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। देयर इज अ नो स्ट्रीम आफ्टर 10th, कोई स्ट्रीम नहीं लेनी आपको। अब आ जाते हैं ग्रेजुएशन पे। आज तक जो हमने ग्रेजुएशन किया है वो 3 साल का किया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है 4 ईयर का है। कैसे है 4 ईयर का? डोंट बी कंफ्यूज, 4 साल का ग्रेजुएशन है। अब ध्यान से सुनना बात को, पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, फाइनल ईयर के बाद मुझे एक डिग्री, डिप्लोमा, वटएवर मिलता था ग्रेजुएशन का। ठीक है, अब मान लो मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर करके छोड़ दिया तो मेरी फाइनल ईयर बर्बाद चली गई, मतलब मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई। ठीक है, मतलब मेरा वो 2 साल लाइफ का वेस्ट हो गया। लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों को, कि सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं, किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को इकोनॉमिकल, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा एजुकेशन ना कंटिन्यू कर पाए। तो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट गवर्नमेंट ने दिया है कि आप फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल की आप करते हैं तो ग्रेजुएशन वो भी मानी जाएगी, उसमें आपको सर्टिफिकेट, मतलब वो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं कहलाएगी, वो सर्टिफिकेट कहलाएगा। मतलब आपने 1 साल पढ़ के छोड़ दिया ना तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, डेट्स कॉल। उस भी आप पे कोई जॉब निकली तो आप भर सकते हो। सेकेंड ईयर यदि आपने 2 साल करा तो आपको एक डिग्री मिलेगी या जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो डिप्लोमा कहलाएगा। आपने पूरा 3 साल किया तो डिग्री, मतलब 3 साल जैसे हमें डिग्री मिलती है वही डिग्री है 3 साल। 4 साल किया तो रिसर्च कहलाएगा। डिफरेंस मैं समझाती हूँ। मान लो आपने 1 साल पढ़ के छोड़ दिया, ठीक है, तो जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है यहाँ पढ़ रहा है, अलग अलग साल के हिसाब से आपको ये डिप्लोमास मिल जाएंगे। एक सर्टिफिकेट कहलाएगा, एक डिप्लोमा कहलाएगा, एक डिग्री कहलाएगा, एक रिसर्च कहलाएगा। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या, आपने 2 साल करके छोड़ दिया तो ये नहीं है आपकी पढ़ाई वेस्ट चलेगी, 2 साल के हिसाब से भी जॉब निकलेंगी। जिनकी ये एलिजिबिलिटी होगी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सिंपल नौकरियों की फॉर्म वही डिग्री होगी तो वो 3 साल, जरूरी नहीं है कि आप 4थे साल में चल रहे हो। भाई आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकल गया तो मैं क्या करूंगा, तो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स के हमेशा एलिजिबिलिटी डिग्री मिलेगी। तो जिनका 3 साल कंप्लीट हो चुका, बेशक वो 4थे साल में पढ़ रहा, आप यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका कुछ ज्यादा और बेनिफिट पाएगा वो देखते हैं, मतलब पूर्ण रूप से क्या क्या लागू होगा तो पता चलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2 साल बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने क्विट कर दी, तो भी आप वापस आके यहाँ पढ़ सकोगे। जब वापस आओगे तो आपको तीसरे साल में सीधा डिग्री में ही एडमिशन मिलेगा, ये नहीं है कि आपको फिर से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करना है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट प्लेवे टिल ग्रेजुएशन, की प्लेवे टिल ग्रेजुएशन आपका ऐसा चलेगा। फिर आती है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी। यदि आपने 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया है, मतलब 4 साल वाली आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर की होगी। यदि आपने 3 साल वाला ग्रेजुएशन किया है, तो आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी जो एमए है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो 2 साल की होगी। अब यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है, ध्यान रखना, वो बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं कहलाएगी। सेम वही बात है, स्ट्रीम तो होगी ही नहीं, तो बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं कहलाएगी। सभी इंसान ग्रेजुएट कहलाएंगे। ये नहीं कहलाएंगे मैं बीएससी हूँ, मैं एमएससी हूँ, मैं नहीं सॉरी एमएससी नहीं, मैं बीएससी हूँ, मैं बीकॉम हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिंपल आपको ग्रेजुएट कहा जाएगा, आपको डिग्री होल्डर कहा जाएगा, आपको रिसर्चर कहा जाएगा, जिस हिसाब से आप कोर्स को करते हैं। एमफिल को अब एजुकेशन से खत्म कर दिया गया, देयर इज अ नो इंपॉर्टेंस ऑफ एमफिल। तो कोई भी एमफिल में एनरोल करने का सोच रहा है इस साल या अगले साल, तो ना करें, क्योंकि आपको कोई फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला नहीं है। सो एमफिल अब खत्म होगी, डायरेक्ट पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो। पीएचडी का वही 4 ईयर वाला परफॉर्मा है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो एजुकेशन का सिस्टम मैंने बता दिया। अब इसके अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष है कस्तूरी रंजन। इसरो के भी ये वैज्ञानिक रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। अध्यक्ष कौन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, जैसे एनसीएफ के अध्यक्ष थे ना यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, तो इसी तरीके से इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, कस्तूरी रंजन, ठीक है। कौन है, कस्तूरी रंजन जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है, यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अब बात ये तो देखो स्कूल की बात होगी, स्कूल की बात के साथ भाई हम तो टीचर हैं, तो हम अपने आप को थोड़ी ना भूलेंगे। तो टीचर ट्रेनिंग पे तो थोड़ा सा अच्छा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। पता नहीं आज के लिए बोर्ड कैसा हो गया, बहुत दिन से बेचारा बंद था, साफ ही नहीं होता। अब टीचर ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यहाँ पर जो आपका इवेल्युएशन सिस्टम होगा, जो एग्जामिनेशन सिस्टम होगा, वो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री का मतलब क्या है कि आपकी जो एजुकेशन है, आपको जो नंबर है, पहले क्या था भाई, आपने पेपर दिया, ठीक है, और पेपर के आधार पे आपको नंबर मिल गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब आपको एग्जाम के बेस पे भी नंबर मिलेंगे, आपने पेपर कैसे दिया वो भी नंबर मिलेंगे, फिर आप अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसे हो, अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे हो, उसके भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर आप अपने टीचर्स के साथ, और मतलब फ्रेंड्स या क्लासमेट, पीयर ग्रुप मतलब पूरे स्कूल के आसी पासी, मीन्स आपका यहाँ पर ये सारी चीजें ध्यान रख जाएगी। आपका जो इवेल्युएशन है वो हर तरीके से किया जाएगा, मतलब इसमें क्लासमेट होंगे, पीयर ग्रुप वाले होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे। कहने का मतलब आपने पेपर में तो 100 नंबर ले लिए, क्लास में आप निहायती बदतमीज किस्म के बच्चे हो, कोई भी आपको पसंद नहीं करता, तो आपके वो वाले नंबर भी ऐड होंगे, ठीक है। टीचर की नाक में तूने दम कर रखा है, पेपर में तू नकल मार के 100% ले रहा, तो भाई ऐसा अब चलने वाला नहीं है। अच्छा बच्चा ही हर तरीके से बेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा बहुत लगता है जब अच्छे चेंजेस आते हैं, तो यार हम डिजर्व करते हैं। आप क्लास में भी अच्छे हो, आप फ्रेंड्स के साथ भी अच्छे हो, पीयर ग्रुप्स के साथ भी अच्छे हो, आपने एग्जाम भी बहुत अच्छा दिया, आपकी असेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं, तो सही में आप अच्छे बच्चे हो और आप डिजर्व करते हो पूरे नंबर लेने के, ठीक है। तो ये होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टीचर ट्रेनिंग के ऊपर। भाई अब टीचर्स को भी कुछ अच्छा बनाया जाएगा। टीचर्स तो खैर पहले भी अच्छे थे, लेकिन झूठ ना बोलूं, कोई टीचर हो तो सबसे पहले तो कुछ भी अच्छे टीचर नहीं थे, अब तो फिर भी एस्टेट होने लगा, स्क्रीनिंग होने लगा, तो कुछ अच्छे टीचर्स आने लगे। लेकिन जब मैं बात करूं पुराने टीचर्स की, तो सीरियसली स्पीकिंग मेरी मम्मी के टाइम में, मेरी मम्मी जो है टीचर रिटायर है, तो मम्मी के स्कूल में सच बोलूं ऐसा सीन था, कहने में टीचर्स थी बट उनको एप्लीकेशन ढंग से लिखनी नहीं आती थी। कोई भी चीज आती मम्मी से पूछते थे। आई एम नॉट प्रेजिंग माई मॉम, लेकिन जेबीटी पोस्ट पे होते मम्मी बीए बीएड एमएड सब कुछ थी उस टाइम के हिसाब से। तो मीन्स कैसे कैसे टीचर लगे हुए थे, उनको एप्लीकेशन नहीं लिखने आती थी, उनको असेंबली में खड़े होकर बोलना नहीं आता, तो हाउ कैन यू बी ए टीचर। तो बिल्कुल भी आप टीचर नहीं बन सकते। तो अब अच्छा है, अब ऐसे कोई टीचर नहीं बनेगा भाई, तो डरना नहीं है कि और अब तो टीचर बनना मुश्किल है। मैं कह रही हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट अच्छी बात यह है जो डिजर्व करता है वो टीचर मिलेगा। मतलब आपको एग्जाम्स भी होंगे, आपके डेमोज भी होंगे, तो बढ़िया बात है ना भाई। आप में स्पीकिंग ही नहीं, आप में कम्युनिकेशन नहीं है, हाउ कैन बी ए टीचर। तो हर एक चीज होगी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो सर्विस के अंदर है, इन सर्विस जैसे बहुत सारे टीचर से जनसंख्या वनसंख्या ये काम करवाए जाते हैं, तो भाई ये काम टीचर्स से नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। टीचर्स के लिए भी काफी कुछ प्रोविजन होंगे। सीडीपी जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी टीचर्स की, प्रोफेशनल, ये ध्यान रखना,
CPD मीन्स कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब टीचर्स की एक प्रोफेशनल तरीके से डेवलपमेंट होगी तभी वो अच्छे टीचर जो है बन के आएंगे। बाकी टीचर्स के ऊपर अभी कुछ नहीं है, ये बीएड जेबीटी का इन्होंने अब तक कुछ क्लियर नहीं किया है कि इंटीग्रेटेड रहेगा, 2 साल का रहेगा, 4 साल का रहेगा, इसके ऊपर क्लियरली बहुत ज्यादा मेंशन इन्होंने नहीं किया। अभी तो एज ए टीसा ही लग रही हैं चीजें, ठीक है। सो आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर एजुकेशन पॉलिसी। अभी तो ये ड्राफ्ट आया है, आपको पता है, रिपोर्ट है, बिल पास हुआ है, बाकी कुछ भी यूनिक चेंज होगा, कुछ नया होगा तो अगेन इसकी एक छोटी सी वीडियो और बना देंगे। तो गाइज होप सो यू लाइक माई एफर्ट, इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज। एंड द लास्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। माई चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम, टीचिंग एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। और साथ में यदि आप हरियाणा के आसपास पानीपत से हैं तो कोचिंग है, कोचिंग आपको लेनी है किसी भी टीचिंग एग्जाम की, आप ले सकते हो। आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7015467794। चाहे कोई भी टीचिंग का एग्जाम है, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल हैंडमेड जो है मिल जाएगा। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्ट विद मी, बाय बाय।